रवीन्द्रनाथ ठाकुर को कौन नहीं जानता है। बहुत बड़े फूड इन्फ्लुएंसर थे वो। स्वागत है आपका। जो मार्शल आर्ट इंडिया में जूडो और ये सब आए तो ये वही लेकर आए। मतलब ये आप इमेजिन नहीं करते कि रवीन्द्रनाथ टैगोर जूडो कराटे जानते थे। उनके लिए रोमांस का मतलब क्या था और कितने लोग उनके जीवन में आए थे। कादम्बरी देवी और रवीन्द्रनाथ टैगोर के बीच में चक्कर चल रहा था। मजाकिया रवीन्द्रनाथ टैगोर कैसे थे? तो उन्होंने बोला था मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलो, घर के अंदर शादी करनी है तो कर दो। और मना क्यों कर रहे थे? नहीं करना चाहते, हर कोई मना करता है एक समय पे शादी करने के लिए। सन की रवीन्द्रनाथ टैगोर। कोई आया और उसने कहा कि अगर आपके दिल की बीमारी और वैसी प्रॉब्लम है उससे बचने का इलाज लहसुन है, तो उन्होंने लहसुन खाना शुरू किया। लहसुन खाना शुरू किया मतलब लहसुन के पकौड़े, लहसुन की चटनी, लहसुन के पराठे, लहसुन की पूड़ी, लहसुन की हर चीज़ में लहसुन। इनके जो दादा थे द्वारकानाथ टैगोर, उन्होंने बिजनेस को एकदम पीक पर पहुंचाया। वो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना कंपटीटर मानते थे। जेब्रा लगा के घोड़े गाड़ी की जगह बग्घियां चल रही जेब्रा की, मतलब उस लेवल का पैसा था। जो वंदे मातरम जितना हम अब पढ़ते हैं और जिस ट्यून में पढ़ते हैं, लगभग वही ट्यून वो सरला देवी और रवीन्द्रनाथ टैगोर ने मिलकर ही की है। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने सुर इन्होंने दिया है। हाँ, उसका शुरुआती कंपोजिशन इन्होंने दिया और आगे का वो सरला ने कंपोज किया। कंटेंट और मीडिया की दुनिया में एक नसीहत आमतौर पे दी जाती है कि ओवर एक्सपोज टॉपिक से आपको बचना चाहिए। जैसे गांधी जी, जैसे रवीन्द्रनाथ टैगोर, आज से 80-85 साल पहले जो व्यक्ति दुनिया को छोड़कर जा चुका हो, जिस पर हजारों किताबें लिखी जा चुकी हों, सैकड़ों डॉक्यूमेंट्रीज जिस पर बन चुकी हों, जो व्यक्ति आपके स्कूल सिलेबस का हिस्सा हो, ना ही सिर्फ प्राइमरी में बल्कि सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, और अगर आपने आर्ट्स ले लिया तो फिर आपके मास्टर्स के सिलेबस तक आपका रवीन्द्रनाथ टैगोर से पीछा छूटता नहीं है। तब क्या वजह बनती है कि आपके सामने एक किताब आती है जिसका नाम होता है ठाकुरबाड़ी, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर का कुटुंब वृतांत। ये किताब अब से 1 साल पहले जब आई तो इस बात को लेकर के 2 जिज्ञासाएं थी कि रवीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में ऐसी कौन सी बात होगी जो अब तक के लिखी नहीं गई, और वो कौन सनकी है जिसने इस टॉपिक को चुना और फिर किसी बड़े पब्लिशर को राजी कर लिया कि ये किताब छापी जाए। लेकिन ये किताब आई, सक्सेसफुल है, और आज हमारा लक ये है कि इस किताब के ऑथर हमारे खबरगांव के स्टूडियो में मौजूद है। अनिमेश मुखर्जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं निखिल आप? मैं बहुत अच्छा हूं, और फुल डिस्क्लोजर मैं पहले दे देता हूं ताकि हमारे दर्शकों के लिए सारी जानकारियां सटीक रहें। अनिमेश और मैं एक समय साथ में रह चुके हैं, हमने साथ में काम किया भी हुआ है। अब अनिमेश अपनी लाइफ में बहुत आगे हैं, वो मुंबई में हैं, फिल्म्स के लिए लिखते हैं, किताबें लिख रहे हैं, दूसरी किताब आने वाली है, टेलीविज़न पर इनके लिखे प्रोग्राम्स आ रहे हैं। मैं मोर और लेस वहीं पे हूँ। लेकिन हमारी जो दोस्ती है उसको हम लोग इस वीडियो प्रेजेंटेशन के आड़े नहीं आने देंगे। हमारी बात जितने पेशेवर तरीके से हो सकती है वैसे ही करने की हमारी कोशिश रहेगी। अनिमेश, बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। और पहली चीज़ मैं यही जानना चाहता हूँ कि जैसा हमने पहले भी कहा कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर को कौन नहीं जानता है, तो उनके बारे में ऐसी कौन-सी चीज़ थी जो आपको ऐसे नैग करती थी कि नहीं यार, मुझे किताब लिख लेनी पड़ेगी इस बारे में? ये किताब ये सोच के नहीं लिखी थी कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में कोई किताब लिखनी है। मैंने पढ़ना शुरू किया था कोविड के समय, तो फिर कुछ नया ढूंढते ढूंढते लगा कि ये तो कोई नहीं जानता है। और जो बात आपने की ओवर एक्सपोज टॉपिक वाली, तो शुरुआत में कुछ एक पब्लिशर्स के साथ बात हुई तो ज़्यादातर ने बिना पढ़े कहा कि अरे उनके बारे में तो सब कुछ लिखा जा चुका है। हाँ। और मेरा वही था कि पहले आप पढ़ लीजिए। तो फाइनली पेंगुइन में जो एडिटर थे उन्होंने पढ़ी और पढ़ने के बाद कहा कि नहीं, इसको छापना चाहिए क्योंकि ये किसी को नहीं पता है। तो पहली बात तो ये कि रवीन्द्रनाथ टैगोर को केंद्र में रखकर ये कहानी नहीं लिखी गई है। ये कहानी उनके परिवार की है जिसका एक हिस्सा वो भी हैं। और रवीन्द्रनाथ टैगोर को भी आप उस रूप में देखेंगे जो अभी तक आपने नहीं देखा है। मतलब एक कवि है, वो एक पिता भी है, वो एक पति भी है, वो एक बेटा भी है। वो उन नज़रियों से क्या है, उसकी भूमिका वहाँ पर क्या है, वो एक बेटे के तौर पर कैसा बेटा है, उसने क्या ऐसा किया जो अच्छा था, बुरा था, उसने क्या ऐसा किया जो एक पति के तौर पर सही था, गलत था, वो सारी चीज़ें। क्योंकि इन पे हमारे यहाँ बात नहीं होती है। मतलब गांधी जी और कस्तूरबा तब भी एक है जो बात होती है, अगर बाकी आप लोगों पे देखेंगे तो ना के बराबर बात होती है। तो ये उन सारी चीज़ों को छूती है किताब। तो ज़्यादातर लोग, और इसमें से कई वो लोग हैं जिन्होंने टैगोर पर काफ़ी शोध किया है, रिसर्च की है, उन लोगों ने जब हाल ही में कुछ मेरे पास फ़ोन आए, मेल आए कि हमने पढ़ी और हमको लगा कि इसमें कुछ नया मिला, तो लगा कि हाँ ठीक है, आप ऐसा कुछ ढूंढ कर लाए जो पहले इन लोगों को भी नहीं पता था। एक सामान्य जनता की तो बात ही छोड़ दें।
तो जैसे कुटुंब वृत्तांत आपने दिया है, तो मैं पहली चीज़ मैं यही जानना चाहता हूँ, आपने कहा ना कि उनकी फैमिली का काफ़ी रोल है जो अल्टीमेटली रवीन्द्रनाथ ठाकुर जो शख्सियत बन जाती है, जिसको हम आज याद करते हैं। तो आप थोड़ा-सा उनके फैमिली के बारे में बता सकते हैं? सबसे छोटी संतान थे, पेरेंट्स बहुत इनको टाइम दे नहीं पाए, हाँ। तो कैसा माहौल था इनके घर में? जब रवीन्द्रनाथ टैगोर पैदा हुए तो 14 बच्चे हुए और 14वें नंबर पर थे वो, हुँ, और माँ जो थी उनके पास बच्चे पालने का समय नहीं था, और ये जब बचपन में ही मतलब 13-14 साल के थे तब इनकी माँ की डेथ हो गई। तो माँ का प्यार बहुत ज़्यादा इनको मिला नहीं। हुँ, और बहुत जो उस समय का एक रेसिस्ट और कहना चाहिए या क्लासिस्ट जो अप्रोच होता है सामंतवादी परिवारों का, तो बहुत सारे सदस्यों का वो अप्रोच था उस समय पर। और इतने बड़े घर में बच्चा पढ़ने जा रहा है, नहीं पढ़ने जा रहा है, इस चीज़ पर भी किसी को ध्यान नहीं गया। पिता का जब ध्यान गया तो उनको लगता था कि ये बच्चा नहीं, बाकी भाइयों जितना टैलेंटेड नहीं निकलेगा, उतना पढ़ा लिखा नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको वो स्कूल जाने में मन नहीं लगता था। तो इस तरह से बचपन से पढ़ाई शुरू हुई, और ये किताब जो शुरू होती है, ये शुरू होती है प्लासी की लड़ाई से। हुँ, और वहाँ से और 1960 तक आती है। तो मैंने वही कहा कि रवीन्द्रनाथ टैगोर बीच में आते हैं, और ये उनसे 3 पीढ़ी पहले से कहानी शुरू होती है। क्योंकि जो परिवार की नींव है, और जो हमें कहते हैं ना, भारत के इतिहास को प्लासी की लड़ाई ने हमेशा के लिए बदल दिया। इतिहास उससे पहले, इतिहास उसके बाद में। वहाँ पर ये परिवार मौजूद था प्लासी की लड़ाई में, एक किस अलग। रोल में? तो इनके पूर्वज थे 5-6 पीढ़ी पहले, हुँ, पंचानन कुशारी उनका नाम था। वो फोर्ट विलियम में एक बिजनेस कर रहे थे और अंग्रेज़ों को रसद सप्लाई करते थे, और इनकी एक जगह थी जिसको क्या कहते हैं, बाद में जब अंग्रेज़ों ने न्यू फोर्ट विलियम बनाया तो उसको ले लिया, और उसमें कंपनसेशन में बहुत मोटा पैसा दिया। और उस पैसे के अलावा इनकी एक खास बात है जो इनकी रवीन्द्रनाथ टैगोर की पीढ़ी में दिखती है, वो भाषाओं के बड़े माहिर लोग थे, कई सारी भाषाएं जानते थे। तो मतलब वो बांग्ला के अलावा जैसे फ्रेंच अंग्रेज़ी सीखते होंगे फ्रेंच, क्योंकि अंग्रेज़ी, पोर्चुगीज़ ये सब जानते थे, फ़ारसी जानते थे, और उर्दू जानते थे, और दुभाषी का काम करते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को बिज़नेस करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बात को करना लोग हाँ, चाहिए होते, तो ये बिज़नेस करते थे, और उस बिज़नेस करते-करते इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेना शुरू कर दिए। बाद में प्लासी का मैदान इनके परिवार के एक सदस्य ने खरीद लिया, गंगा सागर एक सदस्य ने खरीद लिया। इतना पैसा इन लोगों ने बनाया उस समय पर। और वहाँ पर जो ये सत्ता के साथ जुड़े, तो वो जो जोड़ा साँको जहाँ पर ये घर है, और पाथुरिया घाट आसपास का जो इलाका है, वो इतना अमीर इलाका बन गया उस समय पर। वो बहुत छोटा सा स्ट्रेच है कि 35-35 रोल्स रॉयस हैं एक घर में, इनके। इनके इनके पड़ोस के एक एक परिवार में। जेब्रा पता चला कि एक नया जानवर, उस समय पता चला कि जेब्रा होता है, तो जेब्रा लगा के घोड़े गाड़ी की जगह बग्घियाँ चल रही हैं जेब्रा की, उनकी फोटोज है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो एक अलग ही दुनिया है जिसके बारे में हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी हमने सुना ही नहीं है। लोगों को इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि ज़ीब्रा जब पता चला होगा अफ्रीका में कोई जानवर है, कोई जहाज़ पे रखकर उसको लाया है, यहाँ पे और ज़ीब्रा डोमेस्टिकेट होते नहीं है, हाँ, तो वो वो बाद में वो जंगली इसीलिए ला करके यहाँ जोता है और ये सिर्फ़ फन के लिए हाँ, कि उनको किया लगा कि गया हाँ, है। मतलब घोड़े गाड़ी, मतलब बग्घी तो सबके पास, जैसे आज होता है हाँ, ना कि सबके पास कार है, आप अपनी कार में क्या बोलिए मॉडिफिकेशन कराते हैं। चितकबरा वाला हाँ, जोत के देखता हूँ मैं अपनी बग्घी में। तो मतलब उस लेवल का पैसा था पैसा था। कि आपने वहां से मंगवा लिया जहाज से और लगवा के और घूम रहे हैं आप शहर में। दुर्गा पूजा इन लोगों ने शुरू करवाई, और इनकी दुर्गा पूजा के गेस्ट बड़े, जैसे आज होता है कि वीआईपी कौन आया, तो क्लाइव आ रहा है। पहली जो दुर्गा पूजा हुई उसमें क्लाइव को इन्होंने समझाया कि आप जो जीते हैं इसके बदले में आपको क्या कहते हैं, देवी दुर्गा को वो करना चाहिए, तो 101 रुपए, एक बकरा और फूल, वो सब उन्होंने क्या क्लाइव अच्छा ने क्लाइव से करवाया। क्लाइव से करवाया। और कुछ ऐसी चीजें करवाई जो ये हम बहुत, ठाकुर परिवार की ही बात कर रहे हाँ, हैं। ठाकुर परिवार की बात करें, जैसे उन्होंने वो करवाया कि काली घाट में ईस्ट इंडिया कंपनी सलामी देती थी, जो दक्षिणेश्वर का जो मंदिर है। हुँ, इसके बाद उन्होंने बांग्ला को जो अदालती कार्रवाई की भाषा है उसमें शामिल करवा लिया, हिंदू कॉलेज खुलवा लिया, प्रेसिडेंसी कॉलेज, सती प्रथा के विरोध में और बाल विवाह के विरोध में जो राम मोहन राय जो पूरा आंदोलन चला रहे थे, वो इनके परिवार के पूर्वजों ने फंड किया पूरा। तो वो काफ़ी फंडिंग की, तो पैसा आया, और इन्होंने अपना, जिसको बाद में बांग्ला कल्चर बोलते हैं, जिसको बारे में भी कुछ दिन पहले किसी ने कहा कि वो बेसिकली 10 किलोमीटर की एक पट्टी है, ठाकुरबाड़ी से शुरू होती है और टॉलीगंज, उसी के बीच में जगदीश चंद्र बोस से लेकर सत्यजीत रे सब वहीं पैदा हुए उस 10 किलोमीटर के रेडियस में। तो वहाँ बहुत पैसा आया, क्योंकि कैपिटल जो थी वो मुर्शिदाबाद जो थी वो मुगलों के समय में टकसाल थी, और क्या कहते हैं, मीर जाफर बना, उसके बाद कासिम बना। उनके खत्म होने के बाद वो शिफ्ट हुई कलकत्ता, रुपए का एक नया सिस्टम ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया।
मतलब किताब में आपको मिलेगा जो एक कहते हैं ना कि खोटा सिक्का वो क्या होता है, क्यों होता था, वो एक पूरा एक इकोनॉमी है उसके पीछे, वो मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बना के दिया। तो वो जो पैसा अचानक से आता है नए सिस्टम में, एक नया, खोटा सिक्के वाली क्या मिसाल है वो बताइए। तो इस किताब में कैरेक्टर है जगत सेठ। जगत सेठ दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, और जगत सेठ को अंग्रेजी में अंग्रेजों ने लिटरल जो ट्रांसलेशन किया वो था वर्ल्ड बैंक। जगत सेठ, हाँ वो आया ही शब्द वहां से ही आया। तो जगत सेठ का एक सिस्टम था कि सिक्का इस साल जारी हुआ है, अगले साल 10% उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 1 रुपए का सिक्का 90 पैसे का रह जाएगा, फिर 80 पैसे का रह जाएगा, फिर 6-7 साल 8 साल बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो खोटा सिक्का बन जाएगा। अच्छा। और फिर वो जाएगा टकसाल में, रिन्यू होगा, फिर नया सिक्का बनेगा, फिर नया कर आएगा। तो आपका जो करेंसी का फ्लो है वो हमेशा उनके पास टकसाल है, उनके पास हमेशा, क्योंकि एक समय के बाद हर साल के सिक्के आते ही रहेंगे, तो आपके पास हमेशा रहेगा। और जगत सेठ के पास इतना पैसा था कि बंगाल में नवाब ने क्या कहते हैं कहा कि इतना लगान जाना है आपका दिल्ली के बादशाह के पास, तो उन्होंने यहाँ से एक लेटर भेज दिया, वहाँ की ब्रांच से मिल गया, तो वो हुंडी बोलते थे उसको, तो वो इधर से वहाँ मिल जाता। तो जगत सेठ बहुत ज़्यादा पैसे थे। और फिर वो जो पैसे की लूट शुरू हुई प्लासी की लड़ाई के बाद बेसिकली, उसमें अंग्रेज़ों ने बहुत पैसा बनाया। रॉबर्ट क्लाइव ने, उसको कहा जाता है कि यूरोप का सबसे अमीर सेल्फ मेड मैन कोट एंड कोट, वो बन गया उस लड़ाई के बाद। तो उसमें क्योंकि ये ट्रांसलेशन कर रहे थे, और भी लोग थे, ठाकुर परिवार के घोष परिवार था, और भी लोग थे, उन लोगों ने भी बहुत पैसा बनाया, क्योंकि होता ही है कि जब इतना पैसा बरस रहा होता तो आप बिजनेस खोल के ये करके बना लेते, तो वो पैसा बहुत सारा बना। वहां से ये कहानी शुरू होती है इनके परिवार की। तो जैसा आपने बताया कि रवींद्रनाथ टैगोर जब फैमिली में आते हैं तब मतलब वो इलस्ट्रियस तो तब भी थी, मतलब एक मशहूर परिवार में ही पैदाइश होती है। लेकिन आपने बताया कि माता ने बहुत समय वो दे नहीं पाई, बहुत जल्दी वो चली भी गई। और जैसा हमने पढ़ा कि जब रवींद्रनाथ टैगोर पैदा हुए तब तक के उनके फादर भी एक स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल गए थे, है ना? स्वामी विवेकानंद से उनका संपर्क था और उस तरह का। तो वो जो लोनलीनेस है बचपन की, है ना? उनको उनके नौकरों ने पाला, है ना? जो या एम्प्लॉइज जो रहे होंगे उनके ठाकुर बाड़ी के, उन्होंने उनकी परवरिश की है। वो कैसे मतलब डिफाइन करती है रवींद्रनाथ टैगोर के पर्सनालिटी को? ओके, तो जब रवींद्रनाथ टैगोर का बचपन था तब परिवार बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजरा है। अच्छा। तो इनके जो दादा थे द्वारकानाथ टैगोर, उन्होंने बिजनेस को एकदम पीक पर पहुंचाया। वो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना कंपटीटर मानते थे। अच्छा। हाँ, इतना उनका क्या वैभव था, इतना एस्पिरेशन था कि वो दुनिया में एक पैरेलल, ईस्ट इंडिया कंपनी के पैरेलल एक कंपनी खड़ी कर सोच रहे थे वो। हाँ, सुएज कनाल का प्लान उन्होंने बनाया, रेलवे इंडिया में लेकर आएंगे, वो बहुत बड़े लेवल पर सोच रहे थे। और इसलिए उनका राइज बहुत ज़्यादा हुआ। और उसके बाद वो वहाँ तक पहुँचे कि लंदन गए तो महारानी विक्टोरिया ने प्राइवेट डिनर पर उनको बुला लिया, इटली गए तो वहाँ पर पोप ने मिलने के लिए बुला लिया, फ्रांस गए तो लुई फिलिप ने बुला लिया। और वहाँ से फिर उनके खिलाफ साजिश भी शुरू हुई, क्योंकि एक वही होता है ना कि अंग्रेज़ों के सामने एक भारतीय इतना बढ़ता चला जा रहा है, तो वो एक पूरी फिल्मी कहानी है, तो उसको गिराने की कोशिशें हो रही हैं कि। और फिर उनका डाउनफॉल शुरू हुआ तो फिर वो ग्लोबल मंदियाँ आती हैं, अलग अलग वजहों से वो सब कुछ होता है। तो वो एक समय के बाद बहुत कर्ज में आ गए, और उसके बाद लंदन में ही उनकी डेथ हो गई। और लंदन में उनका रॉयल परिवार जैसे वो अंतिम संस्कार कर देता है, वैसा महारानी ने व्यवस्था की उनके अंतिम संस्कार की, विक्टोरिया ने। अच्छा। हाँ, तो स्टेट फुनरल हुआ उनका। हाँ, और खुद महारानी की तरफ से व्यवस्था करवाएगी। तो कितने बड़े आदमी होंगे वो होंगे, लेकिन वो कर्जा बहुत सारा छोड़ गए। बेटे का मन लगता था, जो देवेंद्रनाथ है, महर्षि देवेंद्रनाथ, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन और इन सब में, तो ब्रह्म समाज और उन सब में बहुत थे, और वो अपने बेटे से इसलिए नाराज भी रहते थे। तो उन्होंने कहा कि हम कर्जा चुका देंगे, बेटे ने कहा, और उन्होंने चुकाया। लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बिकी, बहुत सारा समय उन्होंने बहुत कम पैसे में काटा, बहुत सारा झगड़े भी हुए परिवार में, डिस्प्यूट भी हुआ, वो सब कुछ हुआ। तो रवींद्रनाथ टैगोर का के समय का वो है कि परिवार में जो दिए थे वो जल तो रहे थे, जो संपन्नता के दिए थे, लेकिन उनमें रोशनी से ज़्यादा कालिक जम चुकी थी, ये उनका कहना है। और नौकरों ने बोला, लेकिन टीनेज आते आते जो बड़े भाई बहन थे उन लोगों ने बहुत इनकी परवरिश में योगदान दिया है। कौन से सिबलिंग्स को ज़्यादा उन्होंने याद किया कि इसका बड़ा असर था मेरी पर्सनालिटी? जैसे ज्योतिन्द्रनाथ थे, उन्होंने कंपोजिशन करना शुरू किया इनके साथ मिलके, तो वो कंपोज करते थे म्यूज़िक और ये उसमें लिरिक्स देते थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो भारत के पहले ICS हैं, सिविल सर्वेंट, वो अपने साथ इनको लेकर गए अहमदाबाद में और अलग अलग जगह, बॉम्बे भेजा इन्हें पढ़ने के लिए, अंग्रेज़ी सीखने के लिए, मैनर्स सीखने के लिए।
तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने इनको वो किया। सोमेंद्र इनके एक भाई थे जो बाद में मेंटली उनको कुछ इश्यूज़ हो गए, तो वो पागल जैसे कहा जाना चाहिए हो गए। वो काफ़ी समय इन्होंने इनको सपोर्ट किया, तो भाई बहनों का बहुत सपोर्ट मिला क्योंकि सबसे छोटा घर में, तो जो उस तरह से जो मिलता है। तो ये इन्हीं लोगों के इन्फ्लुएंस से जो आर्टसी साइड है रवींद्रनाथ ठाकुर का वो आरसी ट्रिगर साइड को सबसे ज़्यादा एक्सपोज किया है सब उनके, और सबसे ज़्यादा उसको पुश किया है वो है कादम्बरी देवी ने, अच्छा जो इनकी भाभी थी ज्योतिन्द्रनाथ की पत्नी। और उसको लेके बहुत सारी कहानियां भी हैं। कादम्बरी देवी के नाम से एक सुसाइड नोट कहा जाता चलता है, जो कि उनका लिखा नहीं है, इमेजिन करके लिखा गया, लेकिन ज़्यादातर लोग उसको ये मानते हैं कि वो सुसाइड नोट कादम्बरी ने लिखा, ऐसा कोई सुसाइड नोट नहीं लिखा थोड़ा है। खोल के आपको बताना पड़ेगा कि कादम्बरी देवी के साथ क्या हुआ था जिस तो कादम्बरी और रविन्द्रनाथ लगभग हम उम्र थे, और अच्छा बचपन से दोनों की पढ़ाई लिखाई साथ में हुई। कादम्बरी देवी ने बहुत ज़्यादा पुश किया इनको कविताओं को बेहतर बनाने के लिए, प्लेज लिखने के लिए, कि तुम में इतनी प्रतिभा है कि तुम बंगाल के अच्छे कवि नहीं, तुम भारत के या दुनिया के अच्छे कवि बन सकते। इस तरह की जो एक होता है आपको मोटिवेशन देना, पुश करना, वो सब कुछ किया। और कादम्बरी देवी के अपने निजी जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही थी। उनका जो मायका था वो उसकी वजह से बहुत गरीब परिवार से आती थी, तो इस वजह से उनको बहुत ताने मिलते थे। इसके बाद बहुत सारे लोग जो होता है फैमिलीज़ में लड़ाइयाँ होती हैं, वो सब चल रहा था। पति के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, अपने पति को लेके वो भी था कि उनका अफेयर चल रहा था किसी और के साथ, वो सारी चीज़ें परेशान थी। इस बीच में रविन्द्रनाथ टैगोर की शादी होती है, और शादी के कुछ समय बाद वो सुसाइड कर लेती है। कादम्बरी देवी अफीम खाकर सुसाइड कर लेती है। 2 बार उन्होंने पहले भी किया था। और लोगों का एक तबका मानता है कि कादम्बरी देवी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में प्रेम संबंध था, कोई चक्कर चल रहा था, जिसको हिंदी में लोग वैसे बोलते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये बहुत प्लेटोनिक था, दोनों प्लेटोनिक एज इंडिविजुअल्स एक अफेक्शन था बट नथिंग सेंसुअल और सेक्सुअल। एक्चुअली में क्या था हमको नहीं पता, मतलब आप नहीं पता, इसका एक ही जवाब है कि किसी को नहीं पता कि क्या था। लेकिन जब ये होता है ना कि आपको एक डेफिनेट आंसर नहीं पता है, तो जिसको जिस पक्ष में कल्पना करनी होती है वो करता है। तो वो कादम्बरी को लेकर, और उसके बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बहुत जगह उनका जिक्र किया है अलग अलग तरीके से। पेंटर थे वो, तो वो कहते थे कि मैंने कई बार कोशिश करता हूँ कि मैं कादम्बरी की आंखें बना सकूँ पेंटिंग्स में। इसके बाद खाने का उनका अक्सर जिक्र करते थे कि उसके जैसा खाना उसके बाद कोई नहीं बना सकता। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने कही हैं। जो उनकी कहानी है नष्ट नीड, जिसपे सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई है चारुलता, जो वो कहते हैं कि उनकी बेस्ट फिल्म है सत्यजीत रे की, वो खुद मानते हैं रे। तो वो भी इसी कहानी का एक हैप्पी एंडिंग वर्जन है। अच्छा, जो नष्ट नीड है वो, तो उसमें सब कुछ सही हो जाता है आखिर में। तो वो बहुत सारे कारण हैं जिसको लेके वो बहुत ग्रे एरिया है कि क्या था क्या नहीं था। लेकिन कादम्बरी के साथ दुर्भाग्य ये है कि जो उन्होंने बाकी काम किए, उनको एक राइटर बनने के लिए एडिटर के तौर पर काम किया, वो सारी चीज़ें उनको लोग इग्नोर कर देते हैं। उनकी पहचान यही हो जाती है कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर की भाभी है। तो कादम्बरी ने सबसे ज़्यादा पुश किया, उसके बाद सत्येंद्रनाथ टैगोर ने किया, उसके बाद क्या कहते हैं ज्ञानदान नंदिनी ने किया। तो बहुत सारे लोगों ने उनको प्रभावित किया। फिर त्रिपुरा राजघराने से उनको फंडिंग मिलती है, उनके नाटक को एक कहना चाहिए एक इन्वेस्टर मिल जाता है, वो सारी चीज़ें होती। भग्न हृदय, तो जो पहला उनका जो नाटक जो बहुत पॉपुलर है भग्न हृदय जिसका नाम है, उसको उन्होंने कादम्बरी को समर्पित किया। श्रीमती हे लिख के समर्पण है उसका, लेकिन वो माना था कादम्बरी को समर्पित है क्योंकि वो हैकेट बोलते थे उनको। तो इसको भी लोग उसमें ले लेते हैं कि वो प्रेम की वजह से समर्पित किया, जबकि इस बात की उतनी ही संभावना है कि आपके शागिर्द ने किया आपने अपने एडिटर को या मेंटर को समर्पित किया है। तो दोनों चीज़ें हैं उसमें। अच्छा, ये आपने बताया कि जैसे आप रविन्द्रनाथ टैगोर की स्टोरी में हम वहाँ तक पहुँचे हैं कि वो त्रिपुरा पहुँच गए हैं कोर्ट में, है ना? उनके नाटक हैं, वो पेंट करने लगे हैं, है ना? ट्रिब्यूट करने लगे हैं जिन्होंने उनको सिखाया। तो एक ऐसा व्यक्ति जो लिखता था, है ना? और लिखने में भी वो प्रोज़ भी लिख रहे हैं, है ना? वो गद्य-पद्य दोनों लिख रहे हैं। वो नॉन फ़िक्शन में मतलब वो पॉलिटिकल थॉट की तरफ जा रहे हैं, वो प्लेज़ लिख रहे हैं, उनको कभी पेंट करना है, वो पेंट कर रहे हैं। है ना? ये पब्लिक अपीयरेंसेस हो रही हैं। एक एवरेज डे कैसा होता था रविन्द्रनाथ टैगोर की लाइफ का? जैसे सुबह उठ के वो क्या करते होंगे और सोने से पहले तक के क्या-क्या होता? उनका जीवन बहुत लंबा था और अलग-अलग फेजेस में अलग-अलग रहेंगे। तो एक समय के बाद तो जो उनका मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो समय बीता वो शांति निकेतन के लिए फंड जमा करने के लिए ही बीता है। वो कहीं दुनिया में गए हैं, कहीं से उनको पैसा मिला है, सब कुछ उन्होंने शांति निकेतन के उसमें किया। उसके अलावा वो ज़मींदार थे
जमींदारी में उन्होंने क्या कहते हैं, तो उनके घर वालों ने भेजा ड्यूटी के तौर पर कि आप वहाँ रहिए, ज़मीन संभालिए, वो देखना है आपको काम। देखना है काम। वहाँ जमींदारी में काम करते समय उन्होंने एग्रीकल्चर पर काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की। अपने बेटे को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा कि वहाँ पे वो सीख के आए कि मॉडर्न एग्रीकल्चर की टेक्निक्स क्या है। ट्रैक्टर पहली बार वो मंगवा के लेके आए, वहाँ से ट्रैक्टर आया कि खेती के लिए ये अच्छा, मशीन। बंगाल में पहला ट्रैक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर लेके आए। मतलब मैं 100% उस पर नहीं कह सकता, लेकिन सबसे पहला दूसरा शुरुआती। तो वही है, और वो कॉन्सेप्ट तो वही लेकर आए कि वहाँ पर मशीनों से खेती होने लगी है, तो वो मंगवाया उन्होंने। और अपने बेटे को प्रॉपर उन्होंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के लिए ही अमेरिका भेजा। अच्छा। तो वो काफ़ी वहाँ पढ़ गया कि मिट्टियाँ कैसी होती है, और जो उनका एक्सचेंज है लेटर्स का, उसमें भी है कि यहाँ की मिट्टी ऐसी होती है, बंगाल की ऐसी होती है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा जो एक चीज़ जो उनको क्रेडिट नहीं मिलता है वो है द इकोनॉमिक्स में। नोबेल पुरस्कार जो उनको मिला था, उसमें जितना पैसा मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, उसको उन्होंने एक बैंक बनाया जिसका नाम था, बाद में बांग्लादेश ने उसी बैंक का नाम किया ग्रामीण बैंक। और जो माइक्रो फाइनेंस का जो आइडिया था, उसी को मोहम्मद यूनुस ने अपने नाम से बाद में रीसरफेस करके दोबारा भेजा और इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ लिया। तो अगर वो अपने नाम से शायद उस समय उसको वापस पेटेंट करा लेते या उसको एक नाम देते, तो शायद उनके पास 2 नोबेल प्राइज़ होते। अच्छा। और इसको लेके बाद में बहुत सारे लोगों ने आपत्ति क्या भी की। यूनुस क्या एक्नॉलेज करते हैं इस नहीं, चीज को? इसको लेके बहुत सारे लोगों ने आपत्ति की, और इसको लेके बांग्लादेश में बहुत सारे लोगों ने आपत्ति की कि आपने जो आइडिया लिया वो किसी और का था, और आप ही के राष्ट्र गान लिखने वाले वहाँ का का भी था। नेशनल एंथम लिखा तो है। हाँ, तो आपने उसको एक्नॉलेजमेंट तक नहीं दिया। लेकिन जो और उसका बही खाते, अगर आप किताब भी देखेंगे तो उसमें उस बही खाते की फोटो है जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया, कितना रकम थी, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। तो वो पूरा आइडिया उन्हीं का था। और इस डॉक्यूमेंटेशन का और इस बैंक को खोलने का सबसे ज्यादा जो नुकसान एक होता है कि वहां जितने भी साहूकार थे, हाँ, उनका तो गेम बंद। वो मारवाड़ी या हिंदू या अपर कास्ट हिंदू थे, और जो किसानों का तबका था वो मुसलमानों का था। तो बाद में ये भी हुआ कि आपने क्या कहते हैं, मुसलमानों को सहायता देने के लिए हिंदुओं का वो कर दिया, नुकसान कर दिया, जो आपने अच्छा, ये भी उनके बारे में कहा गया। ये भी एक वो कहा गया। और उन लोगों ने कहा कि क्या कहते हैं आप, और कि आप तो साहूकारों की कास्ट से, कम्युनिटी से आते हैं, आप हमारे नहीं हैं, इसलिए आप भी शोषक तबके के, आप जमींदार हैं तो आप शोषक ही होंगे। तो जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए मैंने जब बात की थी कि ओवर एक्सपोज टॉपिक, जब आप बहुत ज़्यादा दूर से ही मान लेते हैं ना कि इसके बारे में तो सब कुछ पता है, तो फिर चीज़ें छूट जाती हैं। तो ये पहलू ऐसे हैं जिनके बारे में कभी कोई बात ही नहीं हुई, कि अगर आप देखेंगे तो ये तो मुझे भी किया, तो मैंने भी एमए है, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बैंकिंग में भी उनका बैंक, प्रॉपर एक बैंक है उसका। और किताब वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें उसकी मतलब जो लेजर है उसका, वो है, फोटो है उसकी प्रॉपर, जो कि जिसके पास बच गया होगा उसने डाल दी, तो मुझे मिल गई कहीं से, तो वो है, प्रॉपर रिकॉर्ड है उसका। वाह। तो एक जैसे इस बातचीत में ही पता चला कि एक बैंकर रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, जिनके बारे में हम नहीं जानना चाहते थे, है ना? पेंटर को बहुत लोग जानते हैं, है ना? ऑथर को बहुत सारे लोग जानते हैं, कवि को बहुत सारे लोग जानते हैं, नोबेल उनको मिल ही गया। उनकी पर्सनैलिटी के और कौन से साइड्स थे जो आपको ऐसा लगता है कि इन चीज़ों, मतलब इस किताब के आने तक शायद कम लोग जानते रहे होंगे? फूड इन्फ्लुएंस, बहुत बड़े फूड इन्फ्लुएंसर थे वो। आज के समय में होते तो मतलब यूट्यूब पर बहुत जैसे बड़े-बड़े फूड ब्लॉगर्स हैं, मिसाल आप दे सकते हैं उनका? क्या भारतीय पाक कला पर भी आप कहते हैं कि एक असर है ठाकुर परिवार का, और रविन्द्रनाथ टैगोर का स्पेसिफिकली? हाँ, ठाकुर परिवार का बहुत बड़ा असर है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के स्पेसिफिक असर की बात करें तो वो दुनिया में किसी भी देश में गए हों, उन्होंने मेन्यूज जमा किए हैं, वहाँ की रेसिपी जमा की हैं और अपने घर भेजी हैं। ट्रैवल खूब करते थे, जब हवाई जहाज नहीं था, 30-35 है ना? लगभग 40 देशों में वो घूमे हैं। जब महीना लगता था मतलब जाने के लिए आपको, सुएज कैनाल वगैरह उतना मामला आया नहीं था, तो पहले केप को सर्कल करके जाना होता था शायद। उनके समय तक मेरे ख्याल सुएज कैनाल आ चुका बन गया था। पर फिर भी महीनों का, लैटिन हफ्तों का अमेरिका तक टाइम। गए हैं, मतलब ब्राजील, मैक्सिको, उस समय जहाज से जाना तो और मुश्किल काम था। तो वो काफ़ी घूमे हैं, लगभग रशिया, हर देश ऐसा कुछ नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो। तो मेन्यू इकट्ठा करते थे, रेसिपी करते थे, फैब्रिक, हैंडलूम्स, अलग अलग चीज़ें करते थे और भेजते थे कि इनको आप अपने आप ट्राई करो, इसमें से ये लिया सकता है, ये अच्छा है। क्योंकि इंटरनेट और उस तरह की कोई चीज़ तो होती नहीं थी, तो वो बहुत, जैसे आप असर की बात करें, आपने बाटिक प्रिंट देखा होगा, जो बंगाल का, एक आपको दुर्गा पूजा में देखेंगे तो हर बंगाली आदमी वही एक लाल पीला कुर्ता पहन के घूम रहा होता है बाटिक प्रिंट का। वो जावा गए थे, वहाँ पर उन्होंने एक फोक
आर्ट देखी हैंडलूम की, वहाँ से उन्होंने भेजा अपनी बहू को कि इसको करो। तो वहाँ पर फिर वो शांति निकेतन बाटिक के नाम से वो धीरे धीरे डेवलप हुई। तो वो इंडिया वो बाटिक प्रिंट भी लेकर आया, अच्छा, वो जिसको जावा से सारे आया। बंगाली पहन के आजकल घूमते हैं दुर्गा पूजा में। तो वो है। उसके बाद खाने में बहुत सारी चीज़ें की, मतलब इसमें बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। मेयोनीज वो लेकर आए और उनके घर में उस समय पर बन रही थी 1903-4 में। अच्छा, मेयो कहाँ से आया था, अगर आप? फ्रांस का है बेसिकली मेयोनीज, जो है फ्रेंच सॉस है, बट वो लेकर आए। क्रैब्स, दालमोट, बिस्किट्स। क्रैप्स तो खाते मतलब जैसे बंगाल में ये लोग नहीं क्रैप्स तो नहीं, जो खाते। रेसिपीज हैं, विदेशी अच्छा। रेसिपीज हैं, वो सारी तो बहुत सारी चीज़ें वो लेकर के आए। एक जो आदत है बंगाल, सॉरी, घोटी खाने की, मतलब बंगाल में भी दो तरह के फूड होते हैं, बंगाल और घोटी। तो हर चीज़ में थोड़ी सी चीनी मिला देने की। तो वो भी इनके परिवार में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय एक टेंडेंसी थी कि कुछ भी बन रहा है उसमें हल्की सी चीनी डालने की। तो वो धीरे धीरे पूरे बंगाल का है। वो ये है कि एक बड़ा आदमी जो कर रहा है तो कर रहा है। और खाने को लेकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, इनके नाम पर बहुत सारी रेसिपीज बनी है जो इनको डेडिकेट हैं बंगाल में। कोबिराजी कटलेट है, उसके बाद कवि संवर्धना बर्फी है जिसका नाम है कवि संवर्धना। और अलग अलग देशों से चीज़ें लेकर आए हैं खाने का। मतलब जो सबसे बड़ा असर जो है वो चाय है। अगर टैगोर परिवार का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर आप कहेंगे तो वो चाय है। भारत की जो पहली चाय कंपनी है आसाम चाय कंपनी, उसके फाउंडर द्वारकानाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ टैगोर के दादा। और वो कंपनी आज भी वर्किंग है। वो आप इंटरनेट पे जाएंगे आपको आज भी उसका वो मिल जाएगा, वेबसाइट है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसके शेयर्स और उनके फाउंडर सब कुछ उसमें, फाउंडर के नाम पे अभी भी द्वारकानाथ टैगोर का ही नाम है। तो चाय की जो आदत हमको लगी, स्टिल विद द फैमिली या अभी भी नहीं निकाल? नहीं, अच्छा। नाम है बट फाउंडर वो थे। तो फाउंडर के तौर पे अभी भी उसके वेबसाइट के अबाउट सेक्शन में अभी भी आपको द्वारकानाथ टैगोर का ही नाम मिलेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे आप बता रहे हैं कि वो बहुत सारे ना एक एज एन आइकन वो बंगाली सोसाइटी में कुछ इंट्रोड्यूस करते थे और फिर वो लोग फॉलो करते थे। आज लोगों को समझना बड़ा आसान है कि आज का इन्फ्लुएंसर क्या कर सकता है। आज का इन्फ्लुएंसर लिखेगा, है ना, या ज़्यादा होगा वो वीडियो बनाएगा, रील्स बनाएगा और उस तरह से वो लोगों तक के पहुँचता है ना? और उस वो जितना बड़ा सेलिब्रिटी होगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं लोगों के फॉलो करने के। रवीन्द्रनाथ ठाकुर अपने टाइम पे, जैसे आपने बताया कि जैसे पाक कला को लेकर के जो उनका इन्फ्लुएंस है ना? वो जाके मेन्यूज़ इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो चीज़ सोसाइटी को कम्युनिकेट कैसे होती थी? क्योंकि वो लिखेंगे, एक ऑथर हैं, है ना? या कुछ जगहों पे जाकर के शायद वो उनको बुलाया जाता होगा तो वो चीज़ों पे बोलते होंगे। लेकिन वो तो एक एलीट तबके तक के ही पहुँच सकती है वो बात, है ना? तो मासेस में कैसे कम्युनिकेट होता था? मतलब उनका जो भी स्टाइल स्टेटमेंट है, जैसे हमने खाने पे बात कर ली, अभी हमको पहनावे पे भी करनी है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर का और उनके फैमिली का पहनावे पे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है ना? और खाने के बारे में अभी आपने बताया। तो ये सोसाइटी में जाता कैसे था? और लोग इस बात वो चेन कैसे बनाते थे कि ये टैगोर फैमिली से आया है? देखिए, रवीन्द्रनाथ टैगोर का भी जो इन्फ्लुएंस बड़ा शुरू हुआ हुँ, पर्सनल उनका, हुँ। वो शुरू हुआ जब उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। अच्छा, उसके बाद। गीतांजलि की जो फर्स्ट एडिशन था उसकी 750 कॉपी टोटल बिकी। तो टोटल था फर्स्ट एडिशन, जिसमें से सिर्फ 250 कॉपी बिकी थी, 500 बांटी गई थी। अच्छा, फर्स्ट एडिशन गीतांजलि का बिक नहीं पाया था। हाँ, तो सिर्फ 250 कॉपी अगर बिकेगी तो आज की तारीख में उस किताब को फ्लॉप ही मानेंगे। हाँ। और 500 अपने बांट दी। लेकिन वो नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद फिर वो अलग कहानी है। और तो एक इन्फ्लुएंस उसके बाद शुरू हुआ। उसके पहले क्योंकि द्वारकानाथ टैगोर, जैसे हमने बात की, बहुत बड़े आदमी थे, अंग्रेजों के साथ था। तो एक तो वही होता है कि एक अमीर आदमी, एक स्टाइलिश आदमी, जो कर रहा है वो अपने को जो फॉलो वो कर रहा है तो लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको देखकर फॉलो कर रहे हैं, वो था। नाटक करते थे इन्होंने, बहुत जापान से और बहुत सारी जगह से लोगों को बुलाया, आर्टिस्ट को बुलाया। जो मार्शल आर्ट इंडिया में जूडो और ये सब आए तो ये वही लेकर आए। रवीन्द्रनाथ केबीसी में पूछा गया था ये सवाल की, तो वही था कि वो वहाँ से उन्होंने देखा कि एक मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट्स हैं, उनको इंडिया बुलाकर लाया, उनसे क्या कहते हैं मार्शल आर्ट खुद सीखा। मतलब ये आप इमेजिन नहीं करते कि रवीन्द्रनाथ टैगोर जूडो कराटे जानते थे। हाँ, मतलब मेरे लिए नया ही है ये। तो वो था, सीखा और लोगों को सिखाया। और थिएटर कर करके लोगों को बुलाया। तो औरतें नहीं मिलती थी थिएटर करने के लिए। अपने परिवार की बहुओं को, इनकी भाभियों ने, उन्होंने रोल किया, उस पर भी बड़ा बवाल हुआ कि अच्छे घर की औरतें सब नहीं, क्या कर अच्छे रही घर हैं? की औरतें तो कर रही हैं। एक रोमांटिक लीड है जिसमें देवर भाभी पति पत्नी का रोल कर रहे हैं, अच्छा। या प्रेमी प्रेमिका का रोल कर रहे हैं। तो वो तो मतलब उस जमाने में, मतलब आप आज भी फिल्मों में नहीं देखेंगे
अगर फिल्मों में बहुत रेयर चांस है कि ऐसा होता भी है तो लोग उस पर भी क्या कहते हैं मीडिया हाँ, में फप्ते तो कसते हैं, आज भी होता है। खबर बना देते हैं, और या। वो 150 साल पहले हो रहा है। तो वो था, तो बहुत सारे तरीकों से उन्होंने, और सबसे बड़ा था स्कूल। तो वो जो स्कूल खोलने का जो पूरा विचार था वो यही था कि जो नॉलेज है वो ये करे। और इससे पहले प्रेसिडेंसी कॉलेज, जिसको पहले हिंदू कॉलेज के नाम से खोला गया था, और हिंदू कॉलेज में मतलब उनका क्लियर था कि वो इसमें साइंस पढ़ाएंगे, इसमें मॉडर्न जो फिलॉसफी है वो सब पढ़ाएंगे, जो एंशियंट इंडियन नॉलेज है उसके अलावा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, वो इसलिए खोला गया था। फिर मेडिकल कॉलेज खोला। तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने काम किया है वो शिक्षा के ऊपर किया है, कि हमारे पास जो है उसको हम एजुकेशन के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएं। वो सबसे आसान तरीका था इनका लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने का। तो वहाँ से उनका वो कल्चरल इन्फ्लुएंस वो कम्युनिकेट होता था। हमने बैंकर रवीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में सुन लिया आपसे, है ना? खाने के बारे में आपने बताया कि वो दुनिया भर से उन्होंने रेसिपीज़ देखी और वो नोट्स यहाँ पे लेके आए और फिर धीरे-धीरे वो सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हुई है। पहनावे पे क्या उनका असर है? देखिए, पहनावे का जैसे क्योंकि हम बार-बार बात कर रहे हैं तो परिवार की ही बात कर रहे हैं, तो परिवार में सबसे ज़्यादा जो असर है वो है ज्ञानदानंदिनी देवी का। उस एक महिला का मेरी, कौन थी ये? ये रवीन्द्रनाथ टैगोर के जो सेकंड नंबर के भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो आईसीएस थे, उनकी पत्नी। अच्छा। और ज्ञानदा का मेरी और आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर है। हम जो कर रहे हैं उसमें ज्ञानदा ने बहुत डिसाइड किया है। सबसे पहली चीज़ तो मतलब आप एक चीज़ थी, उससे पहले पर्दा बहुत था। रवीन्द्रनाथ टैगोर के ज़माने में भी बहुत ज़्यादा पर्दा था। उनके दादा या पिता के ज़माने में ये था कि औरतों को गंगा स्नान करना होता था, तो वो पालकी में बैठ के जाती थी। 4 पालकी वाले लेकर जाते थे और वो गंगा में पूरी पालकी डुबोई जाती थी और पालकी निकाल ली जाती थी और वापस पहुंचा दी जाती थी। उसके बाद ज्ञानदा ने आने के बाद चेंजेस शुरू किए, और सबसे पहला बदलाव ये था कि बग्घियों में दरवाजे खत्म करवा दिए गए। अच्छा। सिर्फ पर्दे रह गए, फिर पर्दे भी हट गए, फिर खुली बग्घियाँ होने लगी। साड़ी पहनने का जो तरीका था, क्योंकि उससे पहले औरतें बाहर पब्लिक मीटिंग्स में इसमें नहीं जाती थी, नहीं ही जाती थी, सिर्फ आदमी जाते थे, मिल लेते थे। तो जब पति आईसीएस बन गए तो जो मीटिंग्स होती थी, डिनर्स होते थे, जिस तरह से आज भी होते हैं, जब जाना होता था तो क्या करेंगे, तो हुआ तय हुआ कि कुछ विदेशी ड्रेस पहन के देखी, वो नहीं समझ में आई, तो साड़ी पहनने के लिए फिर उन्होंने पारसी जो तरीका है और बंगाली तरीका है, कुछ विदेशी चीज़ें, तो आप साड़ी के साथ देखेंगे पेटीकोट अंग्रेजी का शब्द है, ब्लाउज अंग्रेजी का शब्द है, ब्रोच, पिन, जैकेट सब अंग्रेजी के हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसका हिंदी कोई पॉपुलर हो, क्योंकि ये उन्हीं ने इनको मिलाकर एक तरीका डेवलप किया कि हाथ फ्री रहे, काम करने में सुविधा ना हो। वो एक असर है। और उस समय पर इस पर बड़ी फप्तियाँ कसी गई, बहुत ताने कसे गए कि ये अश्लील है इस तरह से साड़ी पहने, जिसको लोग अब संस्कृति बताते हैं। तो एक ये हो गया। उसके बाद आदमियों के लिए भी कोशिश की उनके परिवार में, ज्योतिर्नाथ ने, खुद रवीन्द्रनाथ टैगोर ने। अभी जो आपने चीज़ें बताई, ब्रोच आपने बताया, ब्लाउज, पेटीकोट, ये सब ज्ञानदा के टाइम पे इंट्रोड्यूस होता है या वो खुद करती हैं? वो खुद करती हैं। अच्छा। वो खुद करती हैं। वो अखबार, उनके जब ये हुआ कि ये तरीका अश्लील है, ये है, तो उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन छपाया कि आधुनिक औरत ऐसे साड़ी नहीं पहनती है, आधुनिक औरत इन चीज़ों के साथ साड़ी पहनती है, जिसको साड़ी पहनना सीखना हो तो वो आए और उसको फ्री में सिखाया जाए। अच्छा, पहले सिर्फ ड्रेप करती थी महिलाएं, ये उन्होंने क्योंकि अंदर महल बाहर महल 2 होते थे, तो उसमें आदमी नहीं जा रहे हैं दिन में, वो औरतें बाहर नहीं आ रही हैं, तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। जब सोसाइटी में औरतों ने घूमना शुरू किया तो उनको अलग तरह से ड्रेसअप होने की ज़रूरत पड़ी, जिसको हम कहते हैं कि अब एक प्रॉपर ड्रेसअप होते हैं। तो वो पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो लेकर आई, तो वो एक है। उसके बाद मतलब जो एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन है, मतलब उसको सीन ही बोलेंगे, कि वो बम्बई और वो सब घूमकर वापस जब अपनी ससुराल पहुंची ठाकुरबाड़ी में, तो गेट से एक खुली बग्घी उतरती है जिसमें बिना घूंघट की एक साड़ी पहने औरत चलती हुई आ रही है। और जो आदमी देख रहा है या तो वो अपनी आंखें बंद कर ले रहा है या रोने लग रहा है या जमीन में मुंह छिपा रहा है कि उसने क्या देख लिया और अब उसको मतलब पाप लगेगा, उसको नरक जाना पड़ेगा, घर के नौकर भाग रहे हैं कि ये क्या हो गया घर में, और वो वैसे ही आई। उसके बाद घर पे काफ़ी बवाल होता ही है ऐसी चीज़ों के बाद। तो फिर उन्होंने न्यूक्लियर फैमिली का सेटअप शुरू किया कि शादी हो गई है तो हस्बैंड वाइफ अब आस ही पास कहीं और रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली से अलग होकर जो न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाला जो सेटअप है वो इंडिया में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। 1880 के आसपास उन्होंने, कांग्रेस तब नहीं बनी थी, तो उन्होंने एक आइडिया, एक अखबार में एक आर्टिकल लिखा कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए भारत में जो राजनीतिक भाषा में अंग्रेज़ों से बात करे और पढ़े लिखे लोग हों, ज्वाइन करें, ऐसा कुछ संगठन की ज़रूरत है भारत को। उसके बाद 5-6 साल बाद कांग्रेस आती है। तो वो बहुत दूरदर्शी व्यक्तित्व उनको कहा जाएगा।
जिन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब वही पहली महिला थी जो थिएटर करना शुरू किया टैगोर परिवार में किसी और पेयर, मतलब जैसे वो रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ भी उनकी प्रेमिका की भूमिका की, और वो किया कि उसे, वरना उससे पहले आदमी ही औरत भी बनते थे। हाँ, तो वो उन्होंने शुरू किया। तो और उसके बाद बहुत सारे लेवल पे टूटे, जैसे देविका रानी टैगोर परिवार से आती हैं। तो अशोक कुमार को जब एक्टिंग के लिए कहा गया तो हिमांशु रॉय ने पूछा तो कि वो बोले कि मैं अच्छे घर का हूँ, मैं एक्टिंग नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार की, क्या वो अच्छे घर की नहीं? तब अशोक कुमार एक्टिंग शुरू करते हैं। उसके बाद शर्मिला टैगोर तक हम देखते हैं। मीना कुमारी का एक डिस्टेंट कनेक्शन कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार से। क्या था अगर आप? मीना कुमारी तो रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार में, ठाकुर परिवार में कई शाखाएं बढ़ गई, इसमें से एक पाथुरिया घाट शाखा है। तो कहा जाता है कि मीना कुमारी की जो नानी थी वो उस परिवार में पहले उनकी एक बार शादी हुई थी, फिर वो अलग हो गई या उनके पति की मृत्यु हो गई, लेकिन वो बहुत क्लियर नहीं है चीज़ें, लेकिन ये मीना कुमारी का खुद का कहना है। तो बहुत डिस्टेंट कनेक्शन है, लेकिन है। ठीक है, मुझे अपने फैमिली के बारे में तो बता दिया, और कोई चीजें हैं जो आप फैमिली के बारे में उनके शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि फिर मुझे स्पेसिफिकली रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ चीजें आपसे जाननी है। उनके बारे में बात कर सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। ठीक है, मुझे एक ये, जैसे उनका, वो एक धीर गंभीर व्यक्ति थे, है ना, थॉट से लेकर के, मतलब जितनी चीजें उन्होंने की हैं, दे वर वेरी सीरियस, है ना। अल्टीमेटली फिर शांति निकेतन भी वो बनाते हैं। मुझे इस किताब से ही आइडिया लगा कि वो, उनका ह्यूमर भी बहुत तगड़ा था। हाँ, और कमाल का विट था। तो वो एक मजाकिया रविन्द्रनाथ टैगोर कैसे थे? वो मजाकिया व्यक्ति ही थे। मतलब ये बड़ी गलत धारणा है कि अगर आदमी लिखने में सीरियस है, अपने काम में सीरियस है, तो वो दिन भर सीरियस ही रहता होगा। और बहुत सारे वो हैं उनका जो आप पढ़ते हैं अलग अलग समय पर, वो जो लिखा है उन्होंने, जैसे उनकी शादी एक जगह तय हो, जो उनकी शादी का बड़ा लंबा वो चला, शादी के लिए बहुत सारी लड़कियां देखी, बहुत जगह ये रिजेक्ट हुए, कहीं लड़की रिजेक्ट की गई। उसमें जैसे एक जगह मिलता है कि एक उनका खुद का ही संस्मरण है कि एक जगह वो लड़की देखने गए तो 2 लड़कियां आई एक साथ, लगभग एक उम्र की। एक आई चुपचाप बैठ गई, जिसको उन्होंने नाम दिया है जड़ भरत, वो जड़ भरत की तरह बैठ गई। और दूसरी आई, उसने पियानो पे अंग्रेजी गाना सुनाया और कह रहा है कि मेरे मन में लड्डू फूट रहा है कि ये होगी, बड़ी सुंदर है और उसने अंग्रेजी भी बोल रही है, गाना भी। और जो लड़की के पिता हैं वो पहले ही बोल चुके 7 लाख रुपए दहेज देंगे उस जमाने में। और वो कहते हैं कि मैंने मन में सोचा कि शांति निकेतन अब खुल ही गया। अच्छा, वो शादी से पहले उनके दिमाग में था कि उनके दिमाग में स्कूल खोलने का बहुत समय से चल रहा था। तो या बाद में लिखा है तो लेखक है, तो हो सकता है उन्होंने उस समय उस पर जोड़ दिया, मतलब उसको फैक्चुअली नहीं लेते हैं जो उन्होंने जिस उसमें कहा है। तो लेकिन फिर पिताजी आते हैं तो परिचय कराते हैं कि ये बेटी है, जो चुपचाप बैठी थी वो एक्चुअली में बेटी है, और जो जिसको वो समझे वो लड़की की माँ है। अच्छा। तो वो था। उसके बाद एक और था जहाँ शादी नहीं हो पाई किसी कारण से, उसके कई साल बाद वो उनकी भतीजी से मिले, दोनों साथ में फोटो खिंचवा रहे, तो उन्होंने कहा कहाँ, तो तुम्हारी बुआ के साथ फोटो खींचने का मौका था, अब तुम्हारे साथ खिंच रही है। तो इस तरह का बहुत सारा ह्यूमर है उनके उसमें, बातचीत में उसमें दिखता है। बहुत उस तरह से सीरियस नहीं रहते थे जैसे हम लोग इमेजिन कर लेते हैं। हाँ, कि पेंटिंग बना रहे हैं इतनी दाढ़ी लेकर के। हाँ, जैसे एक किस्सा है उनका कि नंदलाल बोस जो मशहूर पेंटर हैं, क्षिति मोहन सेन, अमर्त्य सेन के नाना, और ये 3 लोग चाइना गए। और चाइना में जब कोई बहुत बड़ा आदमी आता है तो एक वहाँ पर रेसिपी निकाली जाती है खास तौर से, वो है 1000 ईयर ओल्ड एग। अच्छा। वो अंडों का अचार है और वो बहुत समय से वो ज़मीन में दबा रहता है मसालों के साथ, और जो भी है उनका एक कुछ है। तो इन लोगों को पेश किया गया कि इतना बड़ा आदमी आया तो इनको खिलाया जाएगा। इनके साथ भी 2 लोग गए तो उन दोनों को भी दिया गया। तो हिंदुस्तानी आदमी वो खाना हजम नहीं कर सकता, तो अगले दिन दोनों लोगों का पेट खराब हो गया, इनका नहीं हुआ। तो पूछा आके कि आपका क्यों नहीं हुआ? कह रहे दाढ़ी के कुछ फायदे होते हैं। कि लिया, अंदर पॉकेट में डाल लिया। तो इस तरह का ह्यूमर बहुत सारी कॉपी राइटिंग की उन्होंने। लिप्टन की चाय, बाटा के जूते, गोदरेज जिंगल्स लिखते थे। हाँ, तो जब शांति निकेतन के लिए पैसा जमा कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे बॉर्नवीटा का ऐड किया है। तो मतलब सिर्फ कहते हैं ना भारत रत्न होकर सचिन तेंदुलकर ऐड कर रहे हैं, तो इतने बड़ा आदमी बॉर्नवीटा का ऐड कर चुका है। तो बहुत सारे ऐड किए हैं उन्होंने, बहुत सारी कॉपी राइटिंग की है। और वो सारा कुछ इसलिए था कि शांति निकेतन बहुत उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके लिए उनको बहुत पैसा चाहिए था,
इसलिए किया है। शांति निकेतन पे तो मैं आऊँगा। मुझे ना एक रवीन्द्रनाथ टैगोर के रोमांटिक साइड को लेकर भी जानना है। 1 मुझे जानना है कि उनका जो अपना एक परिवार फिर फाइनली बना, उन्होंने शादी की, उनके बच्चे भी हुए थे, है ना? उन लोगों के बारे में तो मैं जानना ही चाहता हूँ और दूसरा कि उनके बारे में ना बहुत गॉसिप भी चलता है कि ऐसा था, जैसे एक चीज़ की तरफ आपने हिंट कर दिया कि कादम्बरी जी को लेके ये चलता था कि मतलब इनके बीच में कोई संबंध रहा होगा और कादम्बरी जी तो वो नाम है जो जिनके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा है। रवीन्द्रनाथ टैगोर से तो कितने ही लोगों का नाम जोड़ कर के बातें चलाई जाती हैं। तो मुझे इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है कि क्योंकि लोगों के दिमाग में एक ये भ्रांति रहती है कि जो थोड़ा-सा आर्ट्सी टाइप का आदमी होता है, वो इन सारी चीज़ों में भी बहुत ओपन होता है ना? एक बहुत स्टीरियोटिपिकल अंडरस्टैंडिंग लोगों की होती है। रवीन्द्रनाथ टैगोर किस लेवल पे चीज़ें सोचते थे, किस तरह से वो उनके लिए रोमांस का मतलब क्या था और कितने लोग उनके जीवन में आए फिर? सबसे पहली जो प्रेमिका कही जाती है वो अन्नपूर्णा तुर्खुत, जो आत्माराम पांडुरंग तुर्खुत मराठी के बहुत बड़े समाज सुधारक डॉक्टर रहे हैं, उनकी बेटी। तो बॉम्बे इनको भेजा गया था अंग्रेजी सीखने के लिए और दोनों टीनेजर थे। अन्नपूर्णा कुछ साल बड़ी थी रविन्द्रनाथ से, तो वो अंग्रेजी सिखा रही थी, वो विदेश घूम कर आई थी, अभी जाने वाले थे। और दोनों तो इन्होंने कविताएं लिखी बहुत सारी, तो उनको नाम दिया नलिनी का। और अन्नपूर्णा बड़ा इम्प्रेस हुई इन कविताओं से और कंपोज भी कर लेते थे, तो कंपोज करके भी सुनाई। उसके बाद फिर वो चले गए इंग्लैंड। अन्नपूर्णा को देखकर उनके पिताजी ने शादी की बात चलाई महर्षि देवेंद्रनाथ से, लेकिन वो शादी हुई नहीं क्योंकि कास्ट अलग थी, लड़की उम्र में बड़ी थी, वो सारी चीज़ें थी। अच्छा, कास्ट की दिक्कत रवीन्द्रनाथ टैगोर को भी आ गई है। उनको मतलब ये जो चीज़ें थी, ये दूसरा पहलू, से बाद में बात करेंगे। ये एक स्याह पहलू है इन लोगों का कि बाहर आप कुछ बात कर रहे थे और निजी जीवन में कुछ और कर रहे थे, तो वो शादी नहीं हुई। फिर अन्नपूर्णा ने कहीं और शादी की, फिर उसके बाद उनका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद वो यूरोप चली गई, वहाँ पर कुछ बीमारी हुई, वहाँ पे उनकी बहुत कम उम्र में डेथ हो गई। तो ये पहला प्रेम प्रसंग कहा जाता है कि हुआ था। उसके बारे में उन्होंने लिखा भी, और अन्नपूर्णा ने उनको कहा था कि ज़िंदगी में कभी दाढ़ी मत रखना। तो उनका कहना था कि जाहिर सी बात है, मैंने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन वो जो चेहरा था वो सिर्फ उसी ने देखा है, बिना दाढ़ी वाला। और दाढ़ी वाला चेहरा उसने कभी देखा नहीं। तो वो एक अलग तरह का प्रेम का अलग तरह की प्रेम कहानी है। उसके बाद कादम्बरी का नाम लिया, फिर शादी हो गई। आपने ना इतनी चीज़ें आई एम श्योर आपने बहुत डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और बहुत लोगों से आपने मुलाकात की है ना? और आप खुद एक बांग्ला परिवार से आते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट जो बाहर दुनिया को नहीं होगा, वो आपके पास में है। मैं आपका एक गट फीलिंग जानना चाहता हूँ कि कादम्बरी को लेके जो ये गॉसिप था कि देयर वाज़ समथिंग, आपकी अपनी रीडिंग क्या है? देखिए, बहुत पढ़ने के बाद मुझे यही लगता है कि मतलब मेरा एक ही जवाब होता है, और वो मतलब जवाब ये नहीं है कि मैं डिप्लोमेसी में बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आता है कि क्या है। मतलब वो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप एक पक्ष पढ़ते हैं तो आपको लगता है, आप दूसरा पक्ष पढ़ते हैं तो नहीं है। और आखिर में फिर ये समझ में नहीं आता कि अगर आप ईमानदारी से सोचें पूरा, मतलब सब कुछ किनारे हटा के सिर्फ उस घटना को पढ़ें। जैसे वो डिस्टेंस कर लेते हैं अपने आप को रविन्द्रनाथ टैगोर एक समय के बाद कादम्बरी से। कादम्बरी को इस बात का बहुत बुरा लगता है। तो क्या था क्या नहीं था वो नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने खुद को डिस्टेंस भी किया रविन्द्रनाथ वो। और एक समय पर बहुत सारी कविताएं ऐसी लिखी, जैसे किस को लेकर उन्होंने कविता लिखी, जिसको लेकर घर वालों को बड़ा, हाँ, चूमना, वो मतलब मैं हिंदी में बता रहा हूँ, चूमना वो प्रक्रिया है जहाँ से दो आत्माएं एक दूसरे को शरीर के रास्ते तराशती हैं, आकार देती हैं। तो वो हुआ, बहुत सारी चीज़ें। फिर वो अपना वो भी जिक्र करते हैं कि उनकी आंखें बनाने की कोशिश करते रहे बहुत समय तक। तो आप नहीं कह सकते, और मेरा भी आखिर में कि मुझे नहीं पता। अगर कुछ नया कुछ मिले बाद में, कोई डॉक्यूमेंट मिले, तो कह सकते हैं कि शायद ये हुआ होगा वो, लेकिन नहीं समझ में। मैंने दोबारा इसलिए पूछा क्योंकि जैसे आप बता रहे थे ना कि उनकी खुदकुशी से फिर इस चीज़ का तार जोड़ा खुदकुशी जाता के है। बहुत सारे कारण हैं। उनके पति का अफेयर था, उसका उनको पता लगा, पति ध्यान नहीं देते थे। उनके घर में उनके हस्बैंड ने एक जहाज खरीदा नया, उसकी ओपनिंग थी, इनॉग्रेशन था। जहाज। हाँ, तो यार सब पैसे वाले लोग मतलब ना हाँ, क्रेजी ही काम करते हैं। हाँ, तो वो तब अब प्राइवेट जेट खरीदते हैं, तब पानी का जहाज खरीदते थे। तो अपनी पत्नी को छोड़ के वो पूरे घर को लेकर गए, वो अकेली तैयार रही, उनको लेने ही नहीं है। अच्छा। तो इस तरह की घटनाएं भी हुई। तो खुदकुशी अगर आप डिटेल में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो उन्होंने खुदकुशी कर ली, उसमें बहुत लेयर्स हैं। तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर में। और ईमानदारी से अगर आप नहीं ढूंढना चाहते हैं कि, या पहले से निष्कर्ष तय करके नहीं रखते हैं, तो फिर वही समझ कि नहीं समझ में आता क्या है।
कुछ अगर उनके आर्काइव्स में या कहीं और डॉक्यूमेंट हो जब तक नहीं आए हों, तो शायद कुछ नया निकले। सियानी उम्र में भी रवीन्द्रनाथ टैगोर क्या रोमांटिकली एक्टिव थे, जो लोग बातें बनाते हैं? उनकी पत्नी के साथ जब उनका हो रहा तो पूरा समय उन्होंने दोनों ने शांति निकेतन की स्थापना में दिया। वो बीमार पड़ी, उनकी डेथ हुई, वो आखिरी समय तक बहुत सेवा की उन्होंने अपनी पत्नी की। और उसके बाद उनके जीवन में कुछ एक तो र्यूमर्स हैं, जैसे इस किताब में भी आपको मिलेगा, रानू, लेडी रानू मुखर्जी जिनको बाद में बोला जाता है, उनके साथ मतलब र्यूमर उड़ाई गई। उसकी अलग अलग वजह थी, क्योंकि वही होता है कि एक आदमी इतना प्रसिद्ध हो जाता है और उसको इतना सम्मान मिलता है तो हर लेखक को लगने लगा कि उसको भी नोबेल मिल सकता है, क्योंकि ये अमीर हैं या इनकी किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद हो गया तो इनको मिल गया। निराला और उनका एक प्रसंग है बहुत फेमस। निराला बहुत नाराज़ हो गए थे इस बात पे। उनको पहले क्यों मिला? नहीं, किसी ने बोला, शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि रवीन्द्रनाथ टैगोर से बड़ा कवि भारत में नहीं है, तो निराला ने इस बात को बहुत ऑफेंसिवली लिया। उन्होंने कहा रवीन्द्रनाथ टैगोर जब, मतलब ये सुना हुआ है, किताब में नहीं है, ये मैंने साहित्यकारों से ही जो उस ज़माने के अब बहुत बुजुर्ग हैं उनसे सुना। तो निराला ने कहा कि मैं, जब वो आएंगे तो पत्थर रखते थे कि इससे सर फोड़ दूंगा। अच्छा। हाँ, तो रवीन्द्रनाथ टैगोर से जहाँ भी उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने सुना बोलते हुए पहले पैर छुए चले आए कि ये आदमी ज़्यादा ऊंचे दर्जे का आदमी है, मैं गलत सोचता था, तो वो चले आए। ये मतलब जनश्रुति वाली कहानी है। अच्छा, किताब का हिस्सा नहीं है। कमिंग बैक टू रोमांटिक साइड, या तो रोमांस में उसके बाद अफवाहें इस तरह की बहुत सारी उड़ी। उसके बाद जो एक बहुत चर्चित जो घटना है वो है विक्टोरिया ओकाम्पो, एक अर्जेंटीनियन राइटर है, उनके साथ कहा जाता है कि इनका बहुत प्रेम था। तो अर्जेंटीना ये गए, ब्राज़ील जाना था कुछ समय के लिए, वहाँ रहे, वहाँ दोनों बहुत करीब रहे, करीब आए, और विक्टोरिया ने उसके बाद अपने आप को इनसे डिस्टेंस कर लिया। अच्छा। और उसका कारण विक्टोरिया जो देती हैं, वो देती हैं कि अगर वो इनके साथ रहती तो उनकी भी इमेज वही बन जाती जो सिस्टर निवेदिता और उनकी है, कि ये गांधी की शिष्या थी, ये इनकी स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, और ये रवीन्द्रनाथ टैगोर की शिष्या थी। तो वो उस चीज़ से बचने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए उन्होंने उनको डिस्टेंस किया, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद वो एक दो बार मिले दोबारा अलग अलग देशों में, लेकिन वो बुलाते रहे इनको, रवीन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन आने के लिए, लेकिन वो शांति निकेतन आई नहीं। तो वो एक बहुत, इस पे बीच में एक नाटक भी बना था। तो जब मैंने पूछा क्यों, मैं मतलब थोड़ा सा मुझे इस बात से तो हमको कम मतलब है खबरगांव को कि भाई कितने लोगों से किसी के कितने संबंध रहते हैं। मैंने पूछा इसलिए क्योंकि जैसे रवीन्द्रनाथ टैगोर जितना अगर कोई टॉल पर्सनालिटी है ना, एक लोगों के अंदर एक इनेट उनकी एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि फिर वो जो उनका आइडिया ऑफ इंटेग्रिटी है ना, उन खांचों में डाल के देखना, इसलिए लोगों को बहुत सरप्राइज करती है। गांधी तो अपने माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में तो लिख रहे हैं कि मैंने क्या क्या प्रयोग किए। अब उन प्रयोगों को आप विदाउट कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हो तो आपको लगता है कि यार ये आदमी क्या क्या करता था, है ना। तो मैंने इसीलिए रवीन्द्रनाथ टैगोर का रोमांटिक साइड पूछा, इसलिए कि वन तो जो रूमर्स थे आप क्लियर कर दें कि कौन सी चीज रूमर थी, कौन सी चीज फैक्ट थी। दूसरा मुझे जानना है कि मतलब उनके लिए एक पार्टनर का आइडिया क्या था, है ना, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है कि एक व्यक्ति के साथ आपको जिंदगी बितानी है, जो क्लियरली रवीन्द्रनाथ टैगोर शायद उस तरह से नहीं सोचते थे। कम से कम जितनी चीजें आपने बताई उससे तो मुझे समझ में आया। तो आपने जब उनके बारे में, जब आप इस साइड को उनके एक्सप्लोर कर रहे थे, आपको उस व्यक्ति के बारे में क्या पता चला? वो पार्टनरशिप, वो किस साथी मानते किसको थे, और क्यों फिर वो एक फाइनाइट टाइम के लिए होता था या वो किसी एक फेज का साथी होता था? कुछ चीज़ें बहुत, कहते हैं ना, किस्मत जिसको, अन्नपूर्णा, किस्मत की वजह से दोनों, मतलब उम्र और वो सारी चीज़ें रही, और पत्नी की असमय मृत्यु हुई, वो एक दुर्भाग्य कहा जाएगा। और वो एक अरेंज मैरिज थी? हाँ, अरेंज मैरिज थी, और बहुत बेमन से की गई शादी थी। उसका भी उन्होंने जिक्र किया है कैसे हुई थी। तो उन्होंने बोला था मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलो, घर के अंदर शादी करनी है तो कर दो। तो और मना क्यों कर रहे थे? नहीं करना चाहते, हर कोई मना करता है एक समय पर शादी करने के लिए। नहीं, वो तो मैं समझ गया, लेकिन तो, जैसे जिस रेबेल रवीन्द्रनाथ टैगोर को हम जानते हैं, रेबेल बहुत बाद में बने। अच्छा, और ये उसके पहले ये बाकी भाई रेबेल हो गए थे, ये लिख रहे थे रेबेल होने के बारे में और उन सब के बारे में, रियल लाइफ में ये नहीं थे। इनके पिता ने कहा कि दूसरी शादी मत होने देना, फलानी किसी उनकी बहू की, कोई दामाद की डेथ हो गई थी, कुछ जो भी प्रसंग था। तो बाकी भाइयों ने कहा कि नहीं नहीं, दूसरी शादी होनी चाहिए, सेकंड मैरिज इज गुड थिंग। इन्होंने नहीं होने दी, और उसके बाद अपनी बेटियों की बहुत कम उम्र में शादी करवा दी कि समाज का प्रेशर है, चार लोग क्या करें। रवीन्द्रनाथ टैगोर में? हाँ, और
बाद में लेकिन धीरे धीरे वो जर्नी दिखती है, अगर आप उसको एक जर्नी के तौर पे देखिए बाद में। तो उनके एक बेटी के जो दामाद थे उनके लिए वो अल्कोहलिक थे, बहुत अब्यूज़ करते थे। रवीन्द्रनाथ टैगोर को भी बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया उन्होंने, पैसे के अच्छा। लिए, हर चीज़ के लिए बहुत बेइज्जत किया समय-समय पर। तो फिर एक समय के बाद वो सेपरेशन करवाया उन्होंने अपनी ही बेटी का, और कहा कि इस तरह की शादी करने से अच्छा था कि शादी से पहले वो मर जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, ये बोला है उन्होंने। तो वो जर्नी धीरे-धीरे एक दिखती है। तो शुरुआत से रेबेल नहीं थे, बहुत एक पैट्रियार्कल और कंज़र्वेटिव सेटअप से आते। रमाबाई का नाम आपने सुना होगा, पंडिता नाना डे। रमा, हाँ, पंडिता रमाबाई जिनको कहा जाता है। हुँ। तो उनसे विवेकानंद बड़ा दुखी हुए, विवेकानंद और उनका बड़ा वो रहा। जब विवेकानंद शिकागो में भाषण देने गए, तो रमाबाई ने वहाँ पर एक पैरेलल वो किया कि ये सब आदमियों के लिए औरतों का बहुत शोषण है महानता और स्पिरिचुअलिटी की आड़ में। तो उसके बाद रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी एक लेख लिखा बाद में, जिसमें रमाबाई को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था, बहुत उसको वो किया गया था। तो वो एक जर्नी है। और जहाँ से हमने शुरुआत से बात की थी, भारत में लोगों को देवता बना दिया जाता है कि ये महान थे तो शुरुआत से महान थे। अगर आप एक व्यक्ति के रूप में उस जर्नी को देखेंगे तो वो बहुत दिलचस्प यात्रा नहीं, है। और ये भी है ना कि फिर अपने मिले हुए से कितने अलग हो जाओगे आप, मतलब जैसे जिस टाइम में हम हैं या जिस टाइम में हम बात कर रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी के अभी की जो जड़ता है, हम उसको तोड़ने में हमको भी नानी याद आ रही हाँ, है और ना? वो भी आप जिस और हम जिस तरह से 20 की उम्र में सोचते हैं, फिर आप 30-40 धीरे-धीरे राइट। चेंज होती होती हैं चीज़ें। तो वो एक यात्रा है। तो पार्टनरशिप का आइडिया जो है रवीन्द्रनाथ टैगोर का, हम उस पे बात कर रहे थे। बहुत अलग-अलग समय पर अलग-अलग है। एक समय पर जैसे वो अन्नपूर्णा के साथ जो उनकी बातचीत, तो समझ में आता है कि एक टीनेज लड़का है इन्फैचुएशन। जो एक लड़की को या। इम्प्रेस करने के लिए कविताएँ लिख रहा है। फिर कादम्बरी को लेकर वो जिस तरह की बातें करते हैं बहुत। फिर पत्नी के आखिरी समय में बहुत उसकी सेवा करते हैं, बहुत अलग तरह से वो करते हैं। रानू और उनका वो था बहुत वो समझ में आता है स्पिरिचुअल, उस तरह की बातें होती कि वो रानू उनको कवि और महान रवीन्द्रनाथ टैगोर की तरह बात नहीं करती हैं, वो एक अपने दोस्त की तरह बात करती हैं। एज़ इक्वल्स। हाँ, और बहुत उम्र में अंतर है। जब वो पहली बार मिलती हैं तो 12-13 साल की हैं, और वो सवाल पूछती हैं कि तुमने ये कहानी लिखी थी, इसके अंत में ये क्यों लिखा, ये क्यों नहीं लिखा? वो क्वेश्चन उनको कोई उस समय पर नहीं कर रहा था, तो वो एक अलग तरह का रिश्ता बनता है। उसके बाद विक्टोरिया एक बहुत इंटेलेक्चुअल ऑथर हैं, उनके साथ एक अलग तरह की बातचीत होती है। तो अलग-अलग समय पर अलग-अलग चीज़ें। इंटरेस्टिंग। चलिए, हमने ज़्यादातर चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। जो रवीन्द्रनाथ टैग मुझे 2 चीज़ों के बारे में और जानना है बिफोर वी रैप दिस अप। एक, रवीन्द्रनाथ टैगोर की जो दिलचस्पी विज्ञान में थी, उसको लेकर के हमने बात नहीं की, और दूसरा, जो तमाम आर्टिस्ट के बारे में कहा जाता है जो रवीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में से कि एक सनक तो उनमें भी थी ही। इन 2 चीज़ों की मिसालें अगर आप दे सकें। विज्ञान के ऊपर बहुत काम किया है टैगोर परिवार ने, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने। सबसे पहला जो है कि साइंस की टेक्स्ट बुक बहुत सारा ये लोग पब्लिश करने की कोशिश की है, राइटिंग उसकी। बहुत सारे ट्रांसलेशन किए हैं इन लोगों ने अलग-अलग भाषाओं से। तो वो है। जगदीश चंद्र बोस इनके बहुत अच्छे मित्र थे। रवीन्द्रनाथ टैगोर और जगदीश चंद्र बहुत द अच्छे। फेमस साइंटिस्ट जेसी बसु, जिन्होंने रेडियो का एक्सपेरिमेंट पहले उन्होंने ही करके दिखाया था, और अंग्रेजों को, मतलब जो रॉयल सोसाइटी के सामने जब वो डिस्प्ले हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये जो वो स्टीरियोटिपिकल बात तब हिंदुस्तानियों के बारे में कहा जाती थी कि ही इज अ मैजिशियन, ये It's a magic। साइंटिस्ट नहीं हो सकता, है ना? तो और फिर बाद में वहां मार्कोनी वगैरह के एक्सपेरिमेंट्स देखे गए, और सेम एक्सपेरिमेंट था, लेकिन जेसी बसु बाद में, लेकिन फिर जेसी बसु की प्रतिभा को एक्नॉलेज किया गया बाद में। पौधों में जीवन होता है, ये जेसी बसु के ही काम से सिद्ध हुआ था, लोग जानते थे, लेकिन किसी ने मतलब कि पौधा रिएक्ट करता है, अगर उसको शॉक लगता है तो वो तड़पता है। ये सारी चीजें जेसी क्लोरोफॉर्म बोस ने, सुंघाने पे ये सारी ग्लो हो जाता है। चीजें जेसी बोस के काम में ही थी। हाँ, आप बता रहे थे कनेक्शन। तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। और इसके अलावा बायोलॉजी, बॉटनी और इस पे बहुत पढ़ाई करवाई गई है शांति निकेतन में। उन्होंने अपने बेटे को भेजा पढ़ने के लिए। उसके बाद सत्येंद्रनाथ बोस को आगे बढ़ाने में और उन सारी चीज़ों को करने में, मतलब शांति निकेतन की जब आप कल्पना करते हैं तो शांति निकेतन आपको लगता है गाना और रविंद्र संगीत और पेंटिंग इन सब का स्कूल होगा, लेकिन शांति निकेतन एक समय पर बहुत उसमें साइंस को आगे बढ़ाने में बहुत काम किया उन्होंने। और बंगाल से एक समय तक देखें बहुत सारे साइंटिस्ट निकले, बहुत सारा क्या कहते हैं नोबेल प्राइज आए साइंस के। हमारे पास सत्येंद्रनाथ बोस हैं, और तो वो सारी चीज़ जगदीश चंद्र बोस, तो वो फंड करना, वो सारी चीज़ें करना, वो एक समय था। इसके बाद उन्होंने पॉपुलर साइंस की किताबें लिखी। रवीन्द्रनाथ टैगोर की खुद अपनी लिखी हुई किताब है
जो साइंस पर भी लिखा। हाँ, साइंस की, पॉपुलर साइंस की, साइंस आसान भाषा में समझाने अच्छा, के लिए हाँ, जो साइंस में नहीं हाँ। रुचि रखते हैं, उन्हें किताब लिखी 1930 में, नाम मैं उसका भूल रहा हूँ। तो वो एक किताब है इनकी साइंस के ऊपर। आइंस्टीन का इंटरव्यू किया है, आइंस्टीन और इनकी बड़ी लंबी बातचीत है, वो डॉक्यूमेंटेड है। यार किसी के पास अगर वीडियो होता उस चीज़ का, एक तरफ मतलब फोटो आइंस्टीन है। बैठे हैं, एक तरफ रवीन्द्रनाथ टैगोर और वो बात कर रहे हैं 2 लोग। हाँ, बट वो टेक्स्ट इंटरव्यू है, हाँ, हाँ, तो समझा मैं। वो है। तो साइंस पर इस तरह का बहुत सारा काम किया है, और आज़ादी के मोमेंट में अपना जो किया है वो किया है। और सनक। सनक जब आप बता रहे हैं तो वो भी बताइए, जैसे मुझको अभी आप ही बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि बोलपुर जहाँ फाइनली फिर शांति निकेतन खुला, जब कुछ फंड्स आ गए और फिर बाद में भी वो पैसे इकट्ठा करते रहे। अभी भी बोलपुर का नाम जैसे केष्टदा वगैरह से जोड़ा जाता है, अनुव्रत मंडल वगैरह, तो लोगों को वो बड़ा एक ना जारिंग चीज़ है कि यहाँ पे अनुव्रत मंडल भी हैं, यहाँ पे शांति निकेतन भी है। तो आप बता रहे थे कि नहीं वो एनी वे वो जगह चंबल ऑफ बंगाल ही थी। हाँ, तो उस जगह जाके जब आप खुद इतने एलीट फैमिली से आते हो, कलकत्ता में कोई मना नहीं कर सकता आपको अगर आप किसी प्लॉट पे स्कूल डालना चाहो। उन्होंने क्यों बोलपुर में खोला था तो शांति निकेतन? वहाँ पर डाकू हुआ करते थे उस ज़माने में, हुँ, और उनके पिता जो थे, देवेंद्रनाथ, उन्होंने उन डाकुओं से आत्मसमर्पण करवा के अच्छा। वो जगह खाली करवाई, और 20 रुपए का पट्टा लेकर वो पूरी जगह ले ली। बहुत होते थे 20 रुपए उस टाइम। हाँ, तो लेकर वो जगह ले ली, और वो वहाँ पर एक स्पिरिचुअलिटी की पढ़ाई और उस सब का वो करना चाहते थे। फिर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने एक समय के बाद कहा, मैं यहाँ स्कूल खोलना चाहता हूँ। हुँ, तो लोग तो पहले हँसे कि जो आदमी खुद कभी स्कूल जाने के पक्ष में नहीं रहा, कभी कॉलेज नहीं गया, वो कॉलेज क्यों डाल रहा है? वो कॉलेज क्यों खोलना चाहता है। पर उन्होंने उसके बाद धीरे-धीरे करके खोलना शुरू किया, और ये वही समय था जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, वो सब कुछ हो रहा था। तो वो उस बीच में बहुत सारी समस्याओं के बीच में, और शांति निकेतन की स्थापना ने उनको बहुत दुःख दिया। लेकिन वही था कि वहाँ पर अभी वहाँ का माहौल लगभग वैसा ही है। बीच में शांति निकेतन खोला, लेकिन वो जगह वैसी है। वही चंबल का ही रेफ़रेंस आप उत्तर भारत वालों को आसानी से समझा सकते हैं कि वो अपने इलाके में वो चंबल की तरह ही थी वो जगह। सन की रवीन्द्रनाथ टैगोर। सन की रवीन्द्रनाथ टैगोर, सबसे बड़ी जो उनकी सनक थी वो थी खाना। अच्छा। खाने को लेके बहुत सन की थे। और सन की जब मैं कह रहा हूँ, तो जैसे कोई आया और उसने कहा कि अगर आपके दिल की बीमारी और ऐसी प्रॉब्लम है, उससे बचने का इलाज लहसुन है। तो उन्होंने लहसुन खाना शुरू किया। लहसुन खाना शुरू किया मतलब लहसुन के पकौड़े, लहसुन की चटनी, लहसुन के पराठे, लहसुन की पूड़ी, लहसुन की हर चीज़ में लहसुन। 1-2 महीने वो चला। लहसुन चलेगा अब। हाँ, सिर्फ लहसुन खाया जा रहा है हर चीज़ में, सब्ज़ी भी लहसुन, हुँ, रोटी भी लहसुन, सब लहसुन। उसके बाद हुआ कि आपको वो चाहिए, कच्चा खाने से बहुत न्यूट्रिशन मिलता है, पकाने से न्यूट्रिशन कम हो जाता है। राइट। तो हर चीज़ कच्ची खाई जा रही है, कद्दू भी कच्चा खाया जा रहा है, लौकी भी कच्ची खाई जा रही है, सब चीज़ें कच्ची खाई जा रही हैं। इसके बाद किसी ने बोल दिया कि तेल वाला खाना कम खाइए, तो कोशिश काफ़ी की गई कि पानी में पूड़ियाँ तल ली जाएँ। पानी में पूरी तलने का हाँ, प्रयास। क्योंकि ज़्यादा तेल वाला नहीं खाना है आपको, पूड़ी लेकिन खानी है, तो फिर अच्छा। आप पानी उबाल के उसमें कोशिश कर रहे हैं कि वो कर ली जाए। इसके बाद कैस्टर ऑयल किसी ने बोल दिया अच्छा होता है, तो कैस्टर ऑयल में खाना पका के देखते हैं कैसा बनेगा। तो लोगों ने खाने से मना कर दिया कि मर जाएगा ये तो, हाँ। आपको खाना है खाइए, हम नहीं खाएँगे, तो फिर वो नहीं खाया गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। एक बहुत फ़ेमस किस्सा है कि जगदीश चंद्र बोस एक बार आए इनसे मिलने, और ये कुछ पी रहे थे गिलास में, और इन्होंने ऑफ़र तक नहीं किया। अपना पीते रहे, बात करके वापस चले। वो बड़ा नाराज़ हुए कि मतलब ये क्या बदतमीज़ी है ड्रिंक कि ऑफर नहीं की मुझे। हाँ, तो पता चला वो करेले और नीम के पत्तों का जूस एक गिलास भर के पी रहे थे, तो इसलिए उन्होंने ऑफ़र नहीं किया। तो ये सनक उनके अंदर बहुत ज़्यादा खाने को लेकर थी। तो खाने के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए, लेकिन वो कभी-कभी वो एक्सपेरिमेंट बहुत एक्सट्रीम भी हो जाते थे। मतलब एक एक्सट्रीम आदमी है ना? प्यार करना है, दिल खोल के करना है ना? लिखना है, दिल खोल के लिखना है, थॉट देना है, दिल खोल के देना है। क्रेज़ी चीज़ें। मुझे एक चीज़ और जैसे अभी ना आप बता रहे थे मुझको चीज़ें, तब उसमें आया कि बंगाल के विभाजन का समय चल रहा था और उस समय का एक इन्होंने सर की उपाधि लौटाई थी, है ना? प्रॉपर एक लेटर लिख के, वो ही वाज़ सर रवींद्रनाथ टैगोर, और फिर उन्होंने वापस कर दिया था कि मैं, जब आप मेरा मुल्क ही आप बाँट रहे हो, तो फिर मैं नहीं कर सकता। तो एक वो भी एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है। लेकिन फिर जैसे अब जब हम हो गए हैं, तो हम व्हाट्सएप पे वो भी देखते हैं कि नहीं यार, यही वो आदमी है जिन्होंने मतलब जॉर्ज पंचम के लिए जन गण मन भी लिखा था, जो बाद में ये कांग्रेस वालों ने, नेहरू वगैरह ने मिल करके नेशनल एंथम बना दिया। तो इस चीज़ पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? क्या एक्चुअली वो स्तुति ही है जॉर्ज पंचम की? नहीं, एक शब्द का जवाब है नहीं। उसके कई कारण हैं, और कई अलग-अलग तरीके से उसको समझा जा सकता है कि नहीं। पहली चीज़ तो ये कि हम जो जनगण मन पढ़ते हैं, वो पहला 2 स्टैन्ज़ा पढ़ते हैं।
पूरा जनगणमन पढ़ेंगे अगर, तो फिर वो समझ में आता है कि ये महाभारत और कृष्ण की बात होती है कि हे चिर सारथी तव व्रत चक्रे युग युग धावित यात्री, तब दारुण विप्लव माझे तब शंख ध्वनि बाजे, कि चिर सारथी बहुत बड़ी युद्ध में तुम्हारा शंख बज रहा है। तो ये सीधा सीधा महाभारत का रेफरेंस है, इसमें जॉर्ज पंचम का रेफरेंस नहीं आता है। दूसरी चीज़, जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा थे। जनगण नोबेल पुरस्कार का था इसलिए दिया गया, नोबेल पुरस्कार स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देती हैं, तो आपको अगर स्तुति भी करनी होती तो स्कैंडिनेविया के करते, या फिर आपको ब्रिटेन की तरफ से कोई पुरस्कार मिलता। तो दोनों का आपस में कोई संबंध, दो अलग अलग देश हैं, अलग अलग ज्योग्राफी है, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। और जिस कार्यक्रम, ये गलतफहमी क्यों पैदा हुई, जिस कार्यक्रम में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार शायद, या जब भी जनगणमन सुना है, उसी कार्यक्रम में एक और गीत किसी कवि ने जॉर्ज पंचम की स्तुति में सुनाया। तो जो अखबार में रिपोर्ट छपी उसमें था कि इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगणमन सुनाया और एक और कवि ने वो सुनाया। तो बाद में लोगों ने इसमें दोनों फैक्ट्स को आपस में मिला दिया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम की स्तुति में गीत सुनाया, जबकि दो अलग अलग सुनाए गए थे, दोनों का अलग अलग। उसका इन्होंने अपने समय पर भी काफ़ी जवाब दिया था, खंडन किया था, लेकिन वो ये कि एक बार अफवाह शुरू हो जाती है तो फिर वो चलती रहती है। और बंगाल के विभाजन के समय में ये ब्लैकलिस्ट हुए थे कि बंगाल के विभाजन के खिलाफ काम करने में और उस अंग्रेज सरकार के खिलाफ काम करने में पुलिस की लिस्ट में रहे। और अनुशीलन समिति जो खुदीराम बोस और ये जो पूरा है, इसको फंड किया इनके परिवार ने, काफी फंडिंग दी। हाँ यार, ये रह गया था। अगर आप थोड़ा सा अनुशीलन समिति, मतलब जिसको कहते हैं ना कि जो पहिया घूमना शुरू होता है अनुशीलन समिति, क्रांति, वो एक बहुत बड़ा रीजन था कि कलकत्ता से फिर उनको वो कैपिटल उठा के नॉर्थ में लानी पड़ी। दोनों, एक इकलौता कोई कारण नहीं था उनको कैपिटल शिफ्ट करने के, 20 कारण थे। वो अफगान कैंपेन वगैरह देखना चाहते थे, लेकिन अनुशीलन समिति और उस टाइम जो रेड्स अनुशीलन समिति के लोगों ने किए थे, जो वेपन कैश उनके पास में जमा हो गया था और जो दिन रात उनके अटैक्स होते थे, ये एक बहुत बड़ा कारण था कि अंग्रेजों ने सोचा था कि यार इस शहर में अब हम कर नहीं पाएंगे ढंग से काम। तो ये भी एक कारण था कि दिल्ली को फिर राजधानी बनाया गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो भांजी थी सरला देवी ने अनुशीलन समिति का जो कलकत्ता विंग था उसको फंड किया, चलाया बहुत समय तक, और बहुत इम्प्रेसिव व्यक्तित्व था उनका। स्वामी विवेकानंद ने कई जगह लिखा, कई जगह उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे साथ अमेरिका चलिए, मैं दिखाना चाहता हूँ कि भारतीय महिला इतनी सशक्त और इतनी, मतलब दबंग कहेंगे आज के शब्दों में, हो सकती है। तो सरला का वो था, और अनुशीलन समिति की लंबी फंडिंग इन लोगों ने की है एक समय तक। उसके बाद जो वंदे मातरम को लेकर भी चलता है कि जनगण मन नहीं वंदे मातरम होना चाहिए, तो जो वंदे मातरम जितना हम अब पढ़ते हैं और जिस ट्यून में पढ़ते हैं, लगभग वही ट्यून वो सरला देवी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने मिलकर ही की है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने वो सेलेक्ट की, इन्होंने दिया है। हाँ, उसका शुरुआती कंपोजिशन इन्होंने दिया और आगे का वो सरला ने कंपोज किया। तो वो भी इन्हीं का, अगर आप ये कहेंगे जनगण मन छोड़कर ये करिए, तो वो भी इन्हीं का कंपोज। वो आनंद मठ में था, लेकिन वो जिस रूप में हम जानते हैं वंदे मातरम को, वो रविन्द्रनाथ टैगोर और उनके साथ सरला देवी का। सरला देवी का एक परिचय और भी है कि खादी को औरतों के बीच में लोकप्रिय करने का काम उन्होंने किया, क्योंकि औरतें वो साफ सफ़ेद साड़ियाँ और वो सब नहीं पहनना चाहती थी। गांधी जी बहुत परेशान थे। सरला ने फिर वो कैंपेन शुरू किया, और स्वदेशी आंदोलन गांधी से पहले सरला ने शुरू किया था कलकत्ता में, दुकानें खोली और सब किया। तो वो जो टैग है कि ये, तो एक समय तक जब द्वारकानाथ टैगोर और उनके समय तक जो सरकार समर्थक ये लोग रहे अंग्रेज़ों के, या जो भी सत्ता रही, लेकिन उसके बाद 1857 के बाद खासतौर से वो चेंज हो जाता है पूरी तरह से, और स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है पूरे परिवार का। उसके बाद, मतलब वो तो मैंने कम इसलिए रखा है क्योंकि वो बहुत सारे इंटरव्यूज में और बहुत सारी जगहों पर लिखा है, वो जाकर के लोग पढ़ सकते हैं। हम ऐसी चीज़ों को टच करना चाहते थे जिसके बारे में हमें थोड़ा कम आइडिया लगता है रविन्द्रनाथ टैगोर की पर्सनालिटी के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें हमने इस इंटरव्यू में आपको बता दी। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको खुद किताब खरीद के पढ़नी चाहिए। और ये पेंगुइन से आई है किताब, और ऑनलाइन मंगाई जा सकती है या स्टोर पे जाके खरीदी जा सकती है। क्या ये किताब क्या आने वाले दिनों में स्क्रीन पर भी नजर आएगी? ऐसे भी कुछ प्लान्स हैं आपके इसको बनाने के लिए? मतलब प्लान्स तो हैं, लेकिन क्योंकि क्राउन जैसा लग रहा है ना, कि एक फैमिली की स्टोरी अगर आप सुनाते हो तो एक मुल्क का इतिहास। हाँ, एक्चुअली ये कहानी जहाँ खत्म होती है, क्राउन की कहानी वहाँ से शुरू होती है, हिस्ट्री में भी। अच्छा, अगर आप मतलब समय का पीरियड देखेंगे तो जहाँ पर ये कहानी शुरू खत्म होती है जाके भारत के आज़ाद होने के कुछ समय बाद, वहाँ से वो क्राउन महारानी एलिजाबेथ बनती हैं। लेकिन वो ये कि उतना बड़ा स्केल और वो
समय की बात है, जब आएगा तब देखेंगे। अच्छा, लेकिन अभी चल रहा है, कार्य हाँ। प्रगति पे है। और आने अभी किसी नए टॉपिक्स को आप एनिमेश एक्सप्लोर कर रहे हैं? अगली किताब जो है वो है खाने के ऊपर। आप जानते हैं खाने के ऊपर बहुत समझ है, और खाना एक नई नज़र से, कि हमारे इतिहास को खाने में। नहीं, ये भी मैं देखना चाहता हूँ उस हिसाब से कि ओवर एक्सपोज्ड ही है ये भी टॉपिक। अगेन रील वालों ने छोड़ा कहाँ है? इसमें बिल्कुल मुझे लगता है कि जितना कम जानकारी है ऑथेंटिक चीज़ों के, ऑथेंटिसिटी के मामले में, उतना, जैसे एक उदाहरण देते हैं कि आपने कहानी सुनी होगी, चाट जो थी वो दिल्ली में इसलिए शुरू हुई क्योंकि यमुना का पानी पीने लायक नहीं था, और वो नहर थी चांदनी चौक में, उसका पानी पीने लायक नहीं था, इसलिए चाट अंग्रेजों ने शुरू कराई या शाहजहां हाँ ने हाँ, ये शुरू कहानी कराई। तो सुनी है मैंने। पूरी तरह से फेक कहानी है। क्यों? दिल्ली मुगलों से बहुत पहले से है। पृथ्वीराज चौहान हाँ, के हाँ। समय के बाद से अगर आप माने तो मोहम्मद गोरी और वो सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके और खिलजी, वो सब चाट क्यों नहीं खाते थे? पहला सवाल ये है। हाँ। उसके बाद में भी क्या चाट के लिए क्या कोई भत्ता दिया गया कि अमीर आदमी तो खा लेगा रोज चाट, गरीब आदमी जिसको खाना है वो चाट कैसे खाएगा? अब भी आपने 10 साल 20 साल या मान लीजिए 30 साल पहले वाटर फिल्टर्स घरों में कॉमन होना शुरू हुए, उसके पहले क्या लोग रोज जाके चाट खाते थे? अगर आप सवाल पूछना शुरू करें तो इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता है। यमुना का पानी जिन और जगहों पर खराब है, मथुरा वृंदावन, क्या वहां पर इस तरह से चाट खाया था? तो अगर आप देखें तो जितने भी, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, चांदनी चौक में सबसे ज़्यादा जो आपको शॉपिंग करने जाते हैं, शादी ब्याह और ज्वेलरी का काम, ज़्यादातर औरतें जाती हैं। आप हिंदुस्तान के किसी भी पुराने शहर में जाइए जहाँ ज्वेलरी और शादी का मार्केट है, वहाँ पर आपको चाट वाले मिलेंगे, क्योंकि आपने दिन भर शॉपिंग की, चाट खाई, गोलगप्पे खाए और आ गए। वही एक, और शाकाहारी वो है आपका, कोई वो झंझट नहीं है कि ये ऐसा है वैसा। तो ये एक कारण है। तो इसको जब आप कहानी सुना के बेचते हैं किसी चीज़ को, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इसी तरह से जैसे बिरयानी का है, बिरयानी 30 साल से ज़्यादा पुरानी चीज़ नहीं है इंडियन कल्चर में, लेकिन वो मुगलों के ज़माने से बना दी गई है, वो बना दी गई बहुत सारी चीज़ें। तो बिरयानी को लेकर भी इसी तरह की चीज़ें, कि बिरयानी एक बहुत रीसेंट फिनोमिना है। जैसे लोग बताते हैं कि हैदराबादी बिरयानी ऑथेंटिक है और बाकी कहीं की ऑथेंटिक नहीं है। हैदराबाद में 1960 में पहली दुकान खुली जहाँ पे पैराडाइज बिरयानी जो है 1960 में इस्टेब्लिश हुई है। कलकत्ता 1929 में पहला अमीनिया जो जहाँ से बिरयानी मिलती है। तो उस हिसाब से फिर आपकी सबसे ऑथेंटिक आलू वाली बिरयानी होनी चाहिए। हाँ। अगर आप उसी पे जाएंगे कि पहली कहाँ खुली, तो उस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं खाने को। खाना बहुत अंडररेटेड, वही आपको लगता है कि ओवर एक्सपोज है, लेकिन क्या कहेंगे उसको, बहुत सारा झाग होता है जैसे ना, उसके नीचे सब्सटेंस बहुत कम होता है। तो वही। और कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस किताब को? जनवरी में आ ही रही है, हाँ। मतलब अभी बुक फेयर होगा तब आएगी। पब्लिश मतलब प्रिंट में जाने वाली है। जो बाकी अच्छा। प्रक्रियाएं हैं वो सारी पूरी हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। नाम उसका हो गया फाइल? हाँ, इतिहास की थाली नाम है, और पेंगुइन से ही छापी जाएगी। तो वो लोग जो कह रहे हैं कि बुक फेयर 2026 शुरू होते होते वो किताब पब्लिश कर देंगे। नहीं, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और बहुत अच्छा लगता है कि सीरियस काम को लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपने ढंग का कुछ किया है तो जनरली लोग अवॉइड करते हैं उसे हिंदी में लिखना या हिंदी में छापना। तो ये एक अच्छी चीज़ है लैंग्वेज के लिए भी, इस डिसिप्लिन के लिए भी, तमाम स्कॉलर्स के लिए, और तमाम ऐसे लोगों के लिए जिनके पास कहने को कुछ है कि अभी इस चीज़ में, जैसे फिक्शन में ये चीज़ फिगर आउट हो गई थी, है ना? मानव कौल और एंड कंपनी, इन्होंने एक उस चीज़ को कूल बना दिया था कि फिक्शन लिख रहे हैं, है ना? या लिटरेचर, दोबारा लोगों में एक यंग लोग मेट्रो में किताब लेकर के बैठने लगे थे, और कंटेम्पररी लोगों की वो बात फिक्स हो गई थी। नॉन फिक्शन को लेके एक बन गया था कि यार हिंदी में नहीं, मुझे कौन लिखेगा और क्यों सबसे लिखेगा? बड़ी समस्या लगती है नॉन फिक्शन में कि आज से 100 साल पहले कहानियां जैसे लिखी जाती थी, जैसे सत्यनारायण की कथा है कि एक बार एक राजा था इस तरह से, और उसका साम्राज्य, वो टेलिंग चेंज होती है जब आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी आते हैं, प्रेमचंद आते हैं, एक नई तरह से कहानियां लिखते हैं। फिर उसके बाद नई कहानी वाले लोग आते हैं, कमलेश्वर। उसके बाद फिर आप और लोग आते हैं, राजेंद्र यादव हैं। उसके बाद फिर जो आपने कहा नई वाली हिंदी करके जो चला, तो अलग अलग समय पर टेलिंग चेंज हुई फिक्शन में। नॉन फिक्शन हम वही 100-150 साल पुराने तरीके से लिखते चले आ रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। और नॉन फिक्शन में भी आपको वही चीज़ें मिलेंगी, वही उतार चढ़ाव आप बना सकते हैं कहानियों में, वही आप कैरेक्टर आर्क बना सकते हैं, किस चीज़ पे इमोशनल होना है, किस चीज़ पे आपको लेयर, वो सब कुछ किया था। वो नहीं किया जाए क्योंकि अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो हिंदी में नहीं हो रहा। तो मुझे खुद भी लगता, तो इसलिए किताब वैसे ही शुरू होती है जैसे आप बात करते हैं। वो जो एक परिचय आप देते हैं कि एक महान आदमी था, एक
वहाँ जन्म लिया, स्कूल में वो गिने चुने मेटाफर हैं। जैसे फिक्शन में लिखते थे कि इस अंत में एंड वहीं पर होता था कि इस प्रकार सभी लोग नाना प्रकार के सुखों का भोग करते हुए स्वर्ग को गए। अब आप वो नहीं लिखते हैं कहानी का एंड, वो कहानी वैसे शुरू नहीं करते, तो नॉन फिक्शन क्यों करेंगे? तो ये उसी उसमें था, वैसे ही लिखी गई है। चलिए बढ़िया। तो ये हमारा एक प्रयास था इस किताब के बारे में आपको बताने का, रवीन्द्रनाथ टैगोर के जीवन से ऐसे कुछ पन्ने पलटने का जो जनरली जिस तक के लोग नहीं पहुँचते हैं। बाकी तो बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों को बताई है। हमने आपको बताया कि एक किताब ये आ चुकी है, एक किताब खाने-पीने पर अभी अनिमेष की आ ही रही है और भी बहुत सारा काम अनिमेष करते रहते हैं। इन दिनों दिल्ली में हैं, तो हमारी ये गुज़ारिश थी कि वो स्टूडियो तक आएँ, उन्होंने हमारा न्योता स्वीकारा, इतना टाइम दिया खबरगाँव के व्यूअर्स को, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएँ ढेर सारी। थैंक यू। थैंक यू सर।